तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अब शुरुआत करेंगे हमारे ग्राफक्यूएल से कि ग्राफक्यूएल क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि ग्राफक्यूएल का बनावट कैसे काम करता है ग्राफक्यूएल, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ग्राफक्यूएल को अटैकर के पर्सपेक्टिव से हम कैसे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द पेज। आप कोई से भी ब्राउजर और फिर चीज़ ओपन कर लो एंड यहाँ पे आप आ जाओ पोर्ट शुगर के लैब पे। एंड पोर्ट शुगर के लैब पे आप देख सकते हो ग्राफक्यूएल वल्नरेबिलिटी वाला टॉपिक। ये ओपन कर लो, इसको पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, और आपको इस वन शॉर्ट वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको सॉल्व करना आ जाएगा। आपको बग्स निकालना, एंड पॉइंट्स निकालना आ जाएंगे। बहुत आसान है इसके एंड पॉइंट्स निकालना। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे जैसे आप ओपन करोगे। बट अभी हमको ओवरव्यू नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है व्हाट इज़ ग्राफक्यूएल। तो यहाँ पे इसके जस्ट बिलो एक सेक्शन है व्हाट इज़ ग्राफक्यूएल। इसको एक नए टैब में आप ओपन कर लो। ठीक है, तो सबसे मेन बात होती है ग्राफक्यूएल होता क्या है भाई। ग्राफक्यूएल वल्नरेबिलिटी तो हम निकालेंगे जब जब हमें पता होगा ग्राफक्यूएल होता क्या है। ग्राफक्यूएल एक एपीआई क्वेरी लैंग्वेज है। क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ो, ग्राफक्यूएल इज एन एपीआई क्वेरी लैंग्वेज। जैसे माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल होता है, वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ये एपीआई क्वेरी लैंग्वेज है, समझ। अब अगर मोटा मोटा मैं तुम्हें समझाऊं तो अच्छे से समझना, अच्छे से समझ जाओगे तुम। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने। मान लो एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी 5 है, 5 स्टूडेंट है जिसकी 5 आईडी है, मतलब 5 आईडी नहीं, उसकी आईडी नंबर 5 है, स्टूडेंट आईडी नंबर 5। अब मुझे उस स्टूडेंट के डेटा को निकालना है, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ क्लास और नेम और एज दिखे। यहाँ पे फिलहाल क्लास, नेम, एज, फादर, मदर, एड्रेस ऐसे करके इतनी एंट्रीज है। हो सकता है रियल लाइफ में किसी और चीज़ का रेफरेंस में इससे भी ज़्यादा एंट्रीज हो, ज़्यादा बड़े बड़े एक सिंगल ब्लॉक्स हो जिसके अंदर बहुत सारे डेटास पड़े हैं और हमें एक्सट्रैक्ट करना हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको पूरा ही चाहिए डेटा। बंच ऑफ डेटा आपको ज़रूरी नहीं पूरा ब्लॉक चाहिए। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जिसकी आईडी नंबर 5 है उसका मुझे नेम, क्लास और एज मालूम पड़ जाए। उसके फादर मदर के नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं फिलहाल, और एड्रेस से भी लेना देना नहीं। मुझे चाहिए उसका नाम, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसकी एज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे काम आता है ग्राफक्यूएल। ग्राफक्यूएल यहाँ काम आता है। कैसे काम आता है देखो, ग्राफक्यूएल क्या करता है कि जितना यूजर को चाहिए, जितना क्लाइंट को जरूरत है उतना देगा। समझे, मेरे पास ये पूरी बॉटल भरी हुई है पानी की। मैं चाहता हूँ कि पूरी बॉटल में का पानी नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे को इस हिस्से का पानी चाहिए, यहाँ वाला। ठीक है, ये बीच वाले हिस्से का पानी। तो बाकी नॉर्मली जनरली जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि हम पूरा ऊपर से लेके पूरी 1 लीटर की पूरी बॉटल लेंगे, पूरी निकाल के दे देंगे, और फिर उसमें से क्लाइंट निकाले कि उसको क्या चाहिए। थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि भाई मैं हूँ यूज़र, मैं चाहता हूँ कि मेरे को आप दे दो ये यहाँ का पानी, और मैं कह रहा हूँ सर्वर कि ले भाई पूरी बोतल मैंने 1 लीटर की डाल दी है, तू इसमें से पता लगा और तू देख के तुझे क्या चाहिए, और तू ये यहाँ का पानी तू सोच के निकाल। तो आप कहोगे कि ये तो भाई बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, ये कौन सी बात होगी। मैं क्लाइंट हूँ, मैं यूज़र हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों मिल रही है। इसमें तो मेरा नुकसान है। क्यों? क्योंकि पहले मेरे को पूरी बॉटल लेनी पड़ेगी, पूरी बॉटल को खाली करना पड़ेगा, फिर उसमें से जो मुझे चाहिए उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको निकाल के फिर मैं जो मुझे चाहिए यहाँ का पानी, फिर मैं उसका अपने यूज़ के हिसाब से उसको क्या यूज़ करना चाहता हूँ। मैं पानी को पीना है, फेंकना है, ठीक है, उसको नींबू पानी बना के पीना है, जो भी करना है मैं करूँ। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे को नींबू पानी बनाना है तो मेरे को यहाँ का पानी मिल जाए, और मुझे डायरेक्ट यहाँ का पानी निकाल के कोई ग्लास में हाथों हाथ दे दे ऐसे करके। तो वो बात होगी ना यार, तब मज़ा आएगा, तब लगेगा कि हाँ ये बात सही है। लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ग्राफक्यूएल एपीआई क्या करती है कि आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पे ग्राफक्यूएल के। अब आपको नहीं पता कि ये बॉटल कहाँ पे है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये बॉटल कहाँ पे है, कितनी बड़ी है, इस बॉटल के अंदर क्या क्या है, कितनी बड़ी है, क्या कोई कोई मतलब ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो, क्या लेना देना। मैं बोल रहा हूँ किसको, मैं बोल रहा हूँ इस ढक्कन को, ये है ग्राफक्यूएल। थोड़ा अब अगर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको, ढक्कन को, कि भाई तू एक काम कर, यहाँ का पानी ला के दे दे। इस ढक्कन को बोल रहा हूँ कि मेरे को वो, या फिर यहाँ की जगह आप इसको इतना कह दो कि मेरे को ये वाला पानी ला के दे, यहाँ से यहाँ तक का इतने हिस्से का। ढक्कन खुद ब खुद जाएगा, यहाँ का इतना हिस्से का पानी लेगा, निकाल के ग्लास में डाल के आपको दे देगा। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? आप बोलोगे भाई इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। ना ही मुझे पूरी बॉटल रिसीव करनी पड़ी, ना ही मुझे पूरी बॉटल खाली करनी पड़ी, ना ही फिर उसके अंदर से मुझे सॉर्ट करना पड़ा कि मुझे जो पानी चाहिए इस लेवल का वो कौन सा था, फिर उसको एक्सट्रैक्ट, ना ही मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ा। तो ये पूरी प्रोसेस बच गई, मेरे को एक्सट्रैक्ट किया हुआ पहले से ही मिल गया।
तो क्या ज़रूरत है इस पूरी बॉटल की? देने वाला भी नाराज़ है, देने वाला भी दुखी कि यार उसको यहाँ का इतना सा देना है, पर मैं सर्वर हूँ, मेरे को पूरा उसके पास जाके ढूंढना पड़ रहा है, और फिर उसको जितना चाहिए वो उतना रख रहा है, बाकी का मुझे मेरे सारे पानी को वो फेंक रहा है। तो यही तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है ग्राफक्यूएल, कि आपको जो चाहिए उतना ले लो। आप कह रहे हो कि यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, 4,000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से स्टूडेंट आईडी 5 है, आप 5 की डिटेल निकाल रहे हो, 15 कॉलम्स हैं यहाँ पे, 15 चीज़ें बतेरी डिटेल यहाँ पे एंट्री करी हुई है। आपको क्या चाहिए? बेचारे का नाम चाहिए, क्लास चाहिए, आपको 2 मिनट में फटाफट इसका ये निकाल के देखना है कौन सी क्लास में पढ़ता है जिसका आईडी नंबर 5 है, इतना ही देखना है। तो क्यों आप उसके मदर का फादर का एड्रेस देखोगे? क्या मतलब वो इंदौर में रहता है, कहीं भी रहता हो? आपको तो चाहिए नाम ऋषि होना चाहिए, बात खत्म। आपको चाहिए कि पानी यहाँ का होना चाहिए, बात खत्म। अब आपको क्या मतलब कि आप पूरे सर्वर के पास जाओ, पूरी बॉटल के पास जाओ, फिर उससे बोलो, फिर बॉटल भी आपको खाली होके मिले? आप सीधा कह रहे हो किसको? आप सीधा कह रहे हो ढक्कन को, मतलब ग्राफकेल को, कि मुझे यहाँ का ला के दे दे, ये आपको ला के दे रहा है। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि ये वो इस बॉटल में से ला के दे रहा है, या इस माइक में से ला के दे रहा है, या फिर इस कैलकुलेटर के अंदर से निकाल के दे रहा है। क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही काम हमारा ग्राफकेल करता है, कि वो क्या करता है कि जो यूज़र को, क्लाइंट को चाहिए वो उतना डेटा दे देता है। मुझे यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए मुझे? यहाँ पे चाहिए कि मेरे को सिर्फ नेम और क्लास मिल जाए, तो वो मुझे नेम और क्लास का इतना सा सेक्शन ला के दे देगा, बाकी सारा नहीं दे देगा। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज एक और ये है कि हमारे इसमें डेटा ट्रांसमिशन है वो बच जाता है। बहुत बड़ा ये मेजर पॉइंट है। अगर आपको अभी समझ इतना नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से कभी इसको देखोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी चीज़ इसमें बच जाती है। कैसे बच जाती है? कि आपने 100 एंट्री है आपके पास एक एक ब्लॉक की, मेरे जैसे 10 के नाम रजिस्टर है, हज़ारों के नाम रजिस्टर है, आपको मेरे नाम की 4 फील्ड्स चाहिए, मेरा आपको एड्रेस चाहिए, मेरा आपको फादर का नेम चाहिए, और मेरी एज चाहिए, और मेरी क्वालिफिकेशन चाहिए, मैंने क्या किया हुआ है। इसके लिए आप मेरे पास बाकी 15 फील्ड और जो है एंट्री, उनको भी क्यों ले रहे हो? क्या ज़रूरत है आपको? वो 15 एक बार रिक्वेस्ट करने पे आपके पास आ रही है, ऐसे हज़ारों रिक्वेस्ट डेली हो रही है। कितना एक्स्ट्रा डेटा विदाउट, जो कि ज़रूरी, जिसकी ज़रूरत ही नहीं, वो आप ट्रांसमिट कर रहे हो। तो यहाँ पे सर्वर का भी तो काम बच रहा है, यहाँ पे मेरा भी तो लोड हल्का हो रहा है, इसका बॉटल का भी तो लोड हल्का हो रहा है, कि इसको बार बार पूरा खाली नहीं होना पड़ रहा। ढक्कन खुद आ रहा है, खुद इसमें डुबकी मार रहा है, यहाँ से पानी चाहिए वो निकाल के जा रहा है, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं अपना आराम से बढ़िया है, मेरे पास एसी लगा हुआ है, मेरे को अच्छे कूलिंग पैड वगैरह लगे हुए हैं, लिक्विड कूलर चल रहा है, मैं आराम से ठंडा हो रहा हूँ सर्वर। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये इतना आसान कर देता है ग्राफक्यूएल काम, जब बड़े पैमाने पे देखोगे और आसान कर देता है। तो ग्राफक्यूएल अच्छी चीज़ है, लेकिन ग्राफक्यूएल का फ़ायदा भी तो हम उठा रहे हैं। हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? हम इसी चीज़ का दुरुपयोग करेंगे। क्या करेंगे? दुरुपयोग। कि अच्छा, स्टूडेंट आईडी 5 वाला चाह रहा है कि मेरे को सिर्फ नेम और क्लास चाहिए, मैं ऐसा कर लूँगा कि साले इस ढक्कन को, ग्राफक्यूएल को बेवकूफ़ बनाऊंगा, और उससे एज भी निकला लूँगा, और साथ में उसके स्टूडेंट की मेल आईडी भी ले लूँगा। तो मुझे उसकी स्टूडेंट की मेल आईडी मिल जाएगी, और फिर मैं उसकी स्टूडेंट की मेल आईडी को किसी भी सब्सक्रिप्शन पे इस्तेमाल करूँगा, मेरे को 50% ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट की मेल आईडी है। तो ये तो गलत इस्तेमाल कर लिया। हाँ, तो हमारा काम भी तो वही है, गलत इस्तेमाल करना। गलत चीज़ से अटैक करके, गलत इस्तेमाल करके ही तो हम उसको सही कर सकते हैं। बताओ, कभी आप किसी सही चीज़ को सही करके सही थोड़ी कर सकते हो। जब तक आप किसी चीज़ के अंदर गलत नहीं करोगे, उसके अंदर सही कैसे होगा? अगर आप सही करके सही करोगे तो आपको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसमें कुछ गलत भी है। तो बातें, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको समझ आ गया ग्राफक्यूएल होता क्या है। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देता है, टाइम बहुत हो गया, हमने इसमें वेस्ट कर दिया है। तब ग्राफक्यूएल में एक और चीज़ है क्या, कि क्लाइंट को फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैंने बताया कि कहाँ पे डेटा है, वो तो क्लाइंट ग्राफक्यूएल को भेज देता है। भाई ग्राफक्यूएल, वो ग्राफक्यूएल को रिक्वेस्ट दे रहा है ना, वो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट कहाँ दे रहा है डायरेक्टली, वो ग्राफक्यूएल को कह रहा है कि ग्राफक्यूएल एक काम कर, मेरा नाम ऋषि है, मेरे नाम की 15 डिटेल है, पर मेरे को 15 नहीं चाहिए यार, मेरे को बस 2 फील्ड निकाल के दे दे। पहली फील्ड मेरा मेल आईडी निकाल के दे दे, दूसरी फील्ड मेरा एड्रेस निकाल के दे दे, या मेरा आधार नंबर निकाल के दे दे, वो निकाल के दे देगा। सीधी बात है, आसान है। ठीक है, इसको और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। तो मैं सब मान के समझ रहा हूँ कि आपको जो ग्राफक्यूएल है वो ठीक ठाक समझ में आ गया है, थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छे से कर लोगे। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा ग्राफक्यूएल के एंड पॉइंट्स आपको मिलते होंगे। आप जब रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हो तो वहाँ पे /GraphQL API GraphQL v1 और API/GraphQL v1/API करके मिलते होंगे बात, पर आपने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि पता ही नहीं ना भाई कैसे करेंगे। अब ग्राफक्यूएल वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है भाई ग्राफक्यूएल काम करता कैसे, ये भी तो देखना पड़ेगा। ग्राफक्यूएल कैसे काम करता है, अब ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है? अगर हम पता नहीं करेंगे कि ये चीज़ काम कैसे करती है, तो फिर उसको करोगे कैसे? हाँ, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्राफक्यूएल काम कैसे करता है, क्योंकि जिस बिल्डिंग को आपको पता है कि कैसे बनी है, तभी तो आप उसको पता कर सकते हो कि इसमें कहाँ कहाँ पे खिड़कियाँ दी, कहाँ कहाँ पे दरवाजे, कहाँ कहाँ पे डक दिए मैं जहाँ से अंदर घुस सकता हूँ।
तो ये उसी लिए हम अटैकर पर्सपेक्टिव से पहले समझने से पहले हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसका एक स्ट्रक्चर हमें समझ में आ जाएगा, तो फिर आसान होगा हमें भी इसके अंदर की बग्स निकालने के लिए। अब ग्राफकल के अंदर 3 चीज़ों से आप जो ग्राफकल की स्कीमा है उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। पहला है क्वेरी, जो कि डेटा को फेच करता है। आप किसी भी सर्वर से या किसी भी वेबसाइट से आपको डेटा फेच करना है तो आप ग्राफकल एपीआई का यूज़ करते हो, ग्राफकल के एपीआई सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हो, फिर वो वहाँ से डेटा फेच करके आपको देता है, तो वो क्वेरी हो गई, ठीक है। दूसरा होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन के अंदर आप डेटा को चेंज करते हो, अल्टर करते हो, चेंज करते हो, ठीक है, रिमूव करते हो, ऐड करते हो। तो जो भी मॉडिफिकेशन होती है या रिमूवल होता है डेटा के अंदर, उसे म्यूटेशंस कह देते हैं, म्यूटेशन हो गया। तीसरा होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड। सब्सक्रिप्शन वाली क्वेरी कौन सी होती है? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना जो कि लंबे समय तक चले। ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर चले, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ सेकेंड्स के लिए हो। वो होता है पर कुछ समय के लिए होता है। अब आप उसको परमानेंट बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे किसी भी वेबसाइट पे आप देखोगे तो ज़्यादातर बहुत सारी वेबसाइट पे अब लाइव चैट का ऑप्शन आता है। तो वो लाइव चैट का जब ऑप्शन आता है तो वो भी ग्राफक्यूएल एपीआई की मदद से लाइव चैट भी का ऑप्शन भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। उससे क्या होता है कि एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है आपकी तरफ से, और सामने वेबसाइट या जो भी चैट बॉट है या फिर जो भी असिस्टेंट है या फिर जो भी पर्सन है आपको असिस्ट करने के लिए, वहाँ पे रिप्लाई देने के लिए, कस्टमर डिपार्टमेंट या जहाँ से भी केयर से, वहाँ पे वो है, यहाँ पे आप हो, तो वो फिर आपको मैसेज करते हैं। तो आपने उनको मैसेज किया, उन्होंने आपको मैसेज किया, एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया ना। फिर आप लोगों की क्वेरी चालू हो गई चैट। तो जितने समय तक आपकी क्वेरी चलती रहेगी कस्टमर सर्विस से, वो उतने समय तक 5 मिनट आपने चैट करी वहाँ पे कस्टमर केयर के डिपार्टमेंट से, यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन से, तो 5 मिनट का एक सब्सक्रिप्शन स्टैब्लिश कर दिया आपने, काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो। या फिर आपने एक मेल सब्सक्रिप्शन के लिए इनेबल किया है, तो वो एक सब्सक्रिप्शन चालू हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। इस तरीके से अलग अलग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है जो लंबे समय तक चलता है, परमानेंट भी चल सकता है, महीने तक भी चल सकता है, या कुछ हफ्तों या कुछ दिन या कुछ मिनट या कुछ घंटे के लिए भी वैलिड हो सकता है, ठीक है। अब ग्राफकल की स्कीमा क्या होती है? हमें ये तो पता है कि एसक्यूएल पोस्टग्रेसक्यूएल की क्या अलग अलग स्कीमा होती है, ग्राफकल की क्या स्कीमा होती है ये पता करते हैं। चलो, अब ग्राफकल की जो स्कीमा वाला पोर्शन है इसको अच्छे समझना। यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश या कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, इसके हिसाब से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि फ्रंट एंड बैक एंड जो सर्विसेज दोनों के बीच में हमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, और एक कॉन्ट्रैक्ट करना तो सही नहीं होगा, हमने कनेक्शन बनाया जिसके अंदर स्कीमा के यूज़ करके हम चीज़ें कर रहे हैं। अब मुझे क्वेरी देना है, मॉडिफाई करना है, अल्टर करना है, सब्सक्रिप्शन करना है, ये सब मैं कैसे डायरेक्ट थोड़ी लिख सकता हूँ। एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर लिखूंगा, उसी को स्कीमा कहते हैं। अब स्कीमा में क्या होता है कि अलग अलग फील्ड्स होती है आपके पास, ठीक है, अलग अलग टाइप की, किसी के अंदर स्ट्रिंग हो सकती है, किसी के अंदर क्या हो सकता है, किसी के अंदर क्या हो सकता है, अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पे हर फील्ड का एक अपना टाइप होता है, हर फील्ड अपने टाइप की खुद अपना टाइप सिलेक्ट करती है, ठीक है। अब वो कुछ भी सकती है, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकती है, एक स्केलर हो सकती है, एनम हो सकती है, इंटरफेस हो सकता है, यूनियन हो सकता है, या कस्टम टाइप हो सकता है। किसी भी टाइप का हर फील्ड का अपना एक अलग टाइप होता है, वो टाइप कुछ भी हो सकता है, या कस्टम टाइप भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है स्कीमा डेफिनेशन। यहाँ पे एक टाइप बनाया हमने प्रोडक्ट के अंदर हमने एक आईडी दी है, नेम दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, प्राइस दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना। सॉरी, हम यहाँ पे स्विच करना भूल गए थे, तो ग्राफकल स्कीमा के बारे में आपको बता रहा था मैं, तो आपने जो भी समझा, देखो ग्राफकल स्कीमा एक वही जो मैंने बताया अभी, कनेक्शन स्टैब्लिश किया फ्रंट एंड बैक एंड के सर्वर पे, और ताकि स्कीमा है तो उसके अंदर कुछ डिफाइंड काइंड ऑफ थिंग्स, हम एक सॉर्ट ऑफ थिंग्स होगी जिसको हम लिखेंगे, उस तरीके से हम क्वेटेशन या सॉरी जो क्वेरी वो भेजेंगे या फिर जो भी मॉडिफिकेशन है वो करेंगे। तो अलग अलग टाइप के टाइप्स होते हैं इसके अंदर, आप उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, मतलब मैं आसानी से पढ़ सकूँ उस फॉर्मेट में आप लिखते हो, और ये ह्यूमन रीडेबल होते हैं। इनके हर फील्ड का अपना अपना टाइप होता है, कुछ भी टाइप हो सकता है। यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट है, स्केलर है, एनम है, यूनियन है, इंटरफेस है, कस्टम टाइप भी आप बना सकते हो। मेन मुद्दा है हमारा इस चीज़ को समझना, किसको, एग्जाम्पल स्कीमा डेफिनेशन को। यहाँ पे मैंने एक टाइप दिया, क्या टाइप दिया, प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया था, टाइप दिया था स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे टाइप दिया है प्रोडक्ट में आईडी इक्वल्स टू, मेरी आईडी आ गई, नेम ऋषि आ गया, डिस्क्रिप्शन क्लास 10th हो गया, प्राइस कुछ भी हो सकती है, या ग्रेड हो सकती है, परसेंटेज हो सकते हैं, हो गया, कुछ रोल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एक टाइप बनाया प्रोडक्ट टाइप, उसके अंदर हमने आईडी दिया है, नेम दिया है, ये अलग अलग फील्ड दे दिए, इस फील्ड में हमने आईडी दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये क्यों लगाया है,
एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगाया? ये डिफाइन करता है कि ये चीज़ वैल्यू आप इसको नल नहीं रख सकते, मतलब कि आप उस चीज़ को खाली नहीं रख सकते, आपको उसको भरा हुआ रखना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, आप उसको नल करके नहीं बेच सकते, वहाँ पे मैंडेटरी फील्ड कही जाती है वो, ठीक है। अब ग्राफक्यूएल क्वेरी क्या होती है? मैं आपको बताया कि वही क्वेरी जो डेटा को रिट्रीव कर ले, फेच करे, वही होती है क्वेरी हमारी। ये इक्विवेलेंट होती है कुछ हद तक जो रेस्ट एपीआई की गेट रिक्वेस्ट होती है ना, गेट एपीटी गेट, बस वैसी, सॉरी नॉट एपीटी गेट है वो, कमांड बोल दी मैंने। तो क्वेरी ऑपरेशन टाइप होता है, एक क्वेरी नेम होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो क्वेरी ऑपरेशन टाइप एक टेक्निकली ऑप्शनल होता है, पर कहा जाता है कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहता है सर्वर को कि इनकमिंग रिक्वेस्ट है वो एक क्वेरी है, ताकि सर्वर वहाँ पे डेटा भेज सके हमें। क्वेरी नेम कुछ भी हो सकता है, क्वेरी लिखा मैंने, मतलब मैं सर्वर को बोल रहा हूँ कि मुझे क्वेरी करना है, मुझे डेटा फेच करना है आप लोगों से, आप भेजो, बताओ क्या नाम तो होगा कुछ उसका, प्रोडक्ट, कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी मर्जी यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन कि आप कुछ भी लिख सकते हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो क्वेरी का नाम। डेटा स्ट्रक्चर ये क्या है? ये वही डेटा है जो क्वेरी रिटर्न करना चाहिए क्वेरी को, ठीक है। एक लास्ट है ऑप्शनली वन और मोर आर्ग्यूमेंट्स, ये बनाई जाती है क्वेरीज को क्रिएट करने के लिए जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि गिव मी द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट दैट हैज ID 1 2 3, तो वही चीज़ जो मैंने बताई, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखोगे, यहाँ पे दे रहा है कि दिस एग्जांपल बिलो शूज अ क्वेरी कॉल्ड माई गेट प्रोडक्ट क्वेरी, ये रिक्वेस्ट करता है नाम को, डिस्क्रिप्शन को, प्रोडक्ट ऑफ ID 1 2 3 के। यहाँ पे एग्जांपल क्वेरी है जो हमने बताया था क्वेरी लिखना पड़ता है, उसके बाद आप क्वेरी का नाम दे दो, क्वेरी का नाम हमने दिया माई गेट प्रोडक्ट क्वेरी, ठीक है। इसके अंदर हमने गेट प्रोडक्ट फील्ड दी है जिसमें ID 1 2 3 है, ID 1 2 3 में हमने दिया है नेम फील्ड और डिस्क्रिप्शन फील्ड, ठीक है। गेट प्रोडक्ट टाइप है, ID 1 2 3 दी है हमने, जिसका नाम और डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि हमने क्वेरी चलाई है जिसका हमने नाम रखा है माई गेट क्वेरी, उसमें हमने क्या बोला है कि क्वेरी दे दो हमको, सॉरी प्रोडक्ट की डिटेल दे दो जिसकी ID 1 2 3 है, और उसका मुझे नेम और डिस्क्रिप्शन दे दो। हो सकता है उसके पास और भी एंट्रीज हो, और भी फील्ड्स हो, पर मुझे एक नाम और डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड ही चाहिए। सिंपल सी बात, कॉमन सेंस वाली बात समझ आ गई होगी। अब ग्राफक्यूएल म्यूटेशन क्या होता है? देखो सीधी बात अगर बताऊं, आपको कुछ भी जोड़ना है, चेंज करना है, अल्टर करना, मॉडिफाई करना, जैसा आप MySQL और PostgreSQL और इनमें देखते हो ना, बस वही उसको उस तरीके से रखो। या फिर अगर आप इसको REST API से अगर कंपेयर करो, तो आप जब पुट पोस्ट और डिलीट वाली रिक्वेस्ट मेथड भेजते हो ना, बस उसके इक्विवेलेंट होता है, रफली लगभग वैसा, कुछ हद तक वैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको भी समझ लो कैसे। यहाँ पे हमने म्यूटेशन बनाया, क्रिएट प्रोडक्ट दिया, नाम उसका फ्लेमिन है, फ्लेमिन कॉकटेल ग्लासेस, लिस्टेड है कि नहीं है? हाँ भाई है, यस। ID नेम लिस्टेड, ये हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है, क्या रिक्वेस्ट भेजी है? उसका नाम है फ्लेमिन कॉकटेल ग्लासेस, वो लिस्ट है, उसका ID नहीं पता, तो ID भी दे दो, नाम तो हमने ऑलरेडी दिया है, उसका कैसे यहाँ लिख देगा, लिस्टेड है कि नहीं बता देगा, उसका ID दे देगा। ये रिस्पॉन्स आ गया, क्या डेटा क्रिएट प्रोडक्ट, ID 1 2 3 उसने दे दिया, नाम हमें फ्लेमिंग को जो पता था, लिस्टेड पता था, ये हमने खुद ने डिटेल दी थी इसको, इसने हमें यहाँ पे ID दे दी, ठीक है। फील्ड्स क्या होता है, इतनी देर से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ID नेम लिस्टेड है फील्ड्स है, सिंपल सी बात। यहाँ पे रिक्वेस्ट गई है, क्वेरी गई है, ठीक है। गेट एम्प्लॉय से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पर ID नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये फील्ड होगी। यहाँ लिखा हुआ भी ना देखो कि ID नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आर फील्ड रिक्वेस्टेड, हमने फील्ड से जो रिक्वेस्ट की है, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमारे पास ID आ गई, नाम आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। नेम के भी हमने बनाया, अब ज़रूरी नहीं है नेम, जो नेम में फील्ड है नेम, उसके अंदर भी दो चीज़ें कंटेंट हम रख सकते हैं, पहला नाम दूसरा नाम। अच्छा, आप ID रख सकते हो, तो प्राइमरी ID, सेकेंडरी ID, ऐसा भी कर सकते हो, अलग अलग चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, देखो ये बताता हूँ मैं तुम लोग। आर्ग्यूमेंट होता है इतना आसान, देखो क्वेरी दी हमने आर्ग्यूमेंट के साथ में, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या दिया कि हमें माई गेट एम्प्लॉय, हमने नाम दे दिया क्वेरी का, ये हमारी क्वेरी है गेट एम्प्लॉय। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया कि ID 1 है, जैसे इस केस में यहाँ पे मेरी आर्ग्यूमेंट थी कि ID 5 है, उसी का नाम और क्लास दे दो। तो ID 1 है, उसी का फर्स्ट नेम सेकेंड नेम दे दो। तो जिसकी ID 1 थी उसका फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम हमें मिल चुका है। यहाँ पे अगर मैं ID 2 करके भेज सकता हूँ रिक्वेस्ट अगर, और किसी और का फर्स्ट नेम सेकेंड नेम मिल गया, तो ये ID और हो गया, समझ गए। वेरिएबल्स की बारी। वेरिएबल जब मैंने पहली बार पढ़ा था,
तो मुझे 3 से 4 बार लगातार रिपीटेशन में इसको पढ़ना पड़ा था, तब जाके वेरिएबल तो समझ आया, पर वेरिएबल का इम्प्लीमेंटेशन, क्यों वेरिएबल को रखा और क्या वेरिएबल मदद करेगा, वो समझ में आया। क्योंकि जब आप एक बड़े स्तर पे इसको देखते हो तो फिर आप समझ पाते हो, सिर्फ डेफिनेशन से समझ नहीं आता। तो मैं कंफ्यूज होता था कि यार भाई वेरिएबल है यहाँ पे, तो मैं आईडी में ये डॉलर है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल दे दिया मैंने, तो वेरिएबल आईडी क्यों दे रहा हूँ और फिर नीचे वेरिएबल को 1 क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, अगर मेरे को पता है यहाँ पे सॉरी, पहले मैं तुम्हें समझा दूँ होता क्या है, तभी तो फिर तुम्हें समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल। देखो, वेरिएबल क्या करते हैं कि हम मल्टीपल्स वेरिएबल में जो एंट्रीज है वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की आईडी 1 है तो 1 ही रहेगी परमानेंट, वो 2 नहीं हो सकती, उसको आप 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आपको पूरा जो क्वेरी है वो वापस से लिखना पड़ेगा, और फिर उसमें id इज इक्वल्स टू 2 3 4 करके आपको पूरा वापस क्वेरी लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल क्वेरी रन करनी है, पर अलग अलग वेरिएबल के साथ, id इज इक्वल्स टू अलग अलग आईडियो के साथ, 2 3 4 5 6 7 ऐसे, आपको बार बार पूरी क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती। एक क्वेरी लिखी, आईडी लिखा, फिर नीचे वापस पूरी सेम क्वेरी लिखी, फिर ID 2 लिखा, फिर सेम क्वेरी लिखा, ID 3 लिखा। वो भी होता है, पर वो एक अलग चीज़ आती है, वो मैं तुम्हें आके बताऊंगा जब इसमें नीचे हम पढ़ेंगे। पर अभी अगर तुम सोचो कि मुझे ID 1 2 3 3 का चाहिए, तो ID इज इक्वल्स टू 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, और तीनों की पूरी पूरी क्वेरी लिखूंगा। नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल कर सकता हूँ, $ID लिख दूंगा, और फिर आगे नीचे वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा 1 2 3, दैट्स इट। तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब ये चीज़ मेरे को बहुत बाद में पढ़ने के बाद समझ आई थी। मैंने जब ये एग्जांपल जब पहली बार अपनी जीवन में पढ़ा था, जब पहली बार मैं खुद ग्राफक्यूएल एपीआई समझने लगा था, तब मैं सोचता था कि यार ये क्या है, क्यों है ऐसा। यहाँ पे एक्चुअली मेन जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आप डायनेमिक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट में तुम्हें पता है ना, उसको आर्ग्यूमेंट मत बोलो, उसको कह दो कि डायनेमिक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, डायनेमिक रेंज प्रोवाइड कर सकते हो। नहीं, चलो आर्ग्यूमेंट ही बोल दो समझने के लिए, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि हाँ जब आर्ग्यूमेंट बोलना ही है ही आर्ग्यूमेंट, तो बोल के ही तुम प्रैक्टिस कर लो। तो डायनेमिक मतलब कि अलग जो चेंज हो सकती है, वेरिएबल है तो चेंज हो सकता है, तो जो डायनेमिक आर्ग्यूमेंट है उनको पास करने के लिए वेरिएबल का इम्प्लीमेंटेशन, आविष्कार जो बोलो, किया। वेरिएबल बेस्ड क्वेरीज जो होती है, जिनके अंदर वेरिएबल का यूज़ किया गया है, इसके अंदर हम पहले से डिफाइन नहीं करते कि हमारी आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट हम बाद में देते हैं। वो सेम स्ट्रक्चर लेती है क्वेरी का आर्ग्यूमेंट, पर कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं क्वेरी के जो एक सेपरेट जेसन बेस्ड वेरिएबल डिक्शनरी से लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक नया बनाऊंगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर दिया। अभी कुछ मेरे पास एक डिक्शनरी बन गई, समझ लो। अभी ये समझ लो जेसन बेस्ड वेरिएबल डिक्शनरी मेरी है ये, इसको ये समझो जेसन बेस्ड वेरिएबल डिक्शनरी, जेसन बेस्ड वेरिएबल डिक्शनरी है। यहाँ से ये वेरिएबल लेगा, समझे। दे इनेबल यू टू यूज कॉमन स्ट्रक्चर अमंग मल्टीपल क्वेरीज। आपको कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन क्वेरी, मल्टीपल क्वेरीज में आप सेम क्वेरी यूज कर सकते हो, आपको बार बार क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है, क्योंकि वो खुद चेंज हो जाती है। अगर ऋषि लॉग इन करेगा तो मेरी अकाउंट डिटेल में ID इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। अगर तू भाई, तेरा नाम पता नहीं क्या है, जो भी सामने वाला इंसान जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो लॉग इन करता है तो ID इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। पर क्या ग्राफक्यूएल हर किसी के लिए, अगर 100 अकाउंट है तो क्या 100 क्वेरी अलग अलग लेके बैठा है, 1 इतना, 2 इतना, 3 इतना, 4 इतना, 5 इतना, 6 7 8 9 10? नहीं, उसने क्या करा, सेम क्वेरी बनी, एक लिस्ट बना दी। मेरे पास 1 से लेके 10 यूज़र है, 100 यूज़र है, 1 से लेके 100 तक की। अब उसने जेसन बेस्ड वेरिएबल डिक्शनरी बना दी। अब अगर ऋषि लॉगिन कर रहा है और ऋषि की ID 1 है, तो ऑलरेडी ऋषि जब अपनी अकाउंट डिटेल चेक करेगा तो वहाँ पे ID इक्वल्स टू 1 फिट हो जाएगी, और ऋषि को अपनी उसकी अकाउंट डिटेल मिल जाएगी। अगर जो मेरा व्यूअर है जिसका नाम ABCD है, तो जब ABCD लॉगिन करेगा तो जेसन फाइल से उसकी ID 5 है, अपने आप 5 चली जाएगी, खुद चेंज कर लेगी ID, और सेम क्वेरी में काम हो जाएगा। अलग से उसके लिए पूरी ब्लॉक करके सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेरी की। ये मेरे को बाद में समझ आया था। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं सोचता था कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, कि डिक्लेयर वेरिएबल बाद में कर रहे हैं। तुम पहले कोड समझो तो तुम्हें समझ आएगा। एग्जाम्पल, क्वेरी विद वेरिएबल। क्वेरी, यहाँ पे हमने क्वेरी का नाम दिया है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दी है कि जो ID है वो ID है क्या, कि एक वेरिएबल है। रुको, क्या कह रहा है यहाँ पे, कि ये जो $ID है ना, वेरिएबल है, और वेरिएबल को मैंने दे दी ID, जो कि दी नहीं है फिलहाल, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इसको कर दिया मैंडेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के। नीचे कह रहा है गेट एम्प्लॉय, क्या कह रहा है, जिसकी ID $ID हो। अब ये तो साली वेरिएबल है, और वेरिएबल की तो ID है, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है अभी तक हमारे पास। मतलब
ये बॉटल इस ढक्कन की है, ये ढक्कन इस बॉटल का है, बॉटल ढक्कन की है, ढक्कन बॉटल का है, ये दोनों एक दूसरे के हैं, पर दोनों में पानी नहीं है। मुझे चाहिए पानी, मैं कहता हूँ ढक्कन, ढक्कन कहता है बॉटल, बॉटल कहता है पानी, पर पानी तो डिफाइन किया ही नहीं, पानी है ये तो बताया ही नहीं कि इतना पानी इतना पानी इतना पानी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये मैं बात बताऊँगा, तुम ये सेव कर लो क्या, कि डॉलर इज इक्वल्स टू आई डी हो गया, और आई डी एक वेरिएबल है, मतलब डॉलर मतलब वेरिएबल ही होता है, कि आई डी की जगह आप प्रोडक्ट भी लिख सकते थे, हम डॉलर का साइन लगाओ और लिख दो तो आपका वो वेरिएबल बन जाता है। तो मैंने कहा कि यार भाई जो आर्ग्यूमेंट है वो तो मैंने कर दी एक वेरिएबल, तो यहाँ पे मैंने दिया, मैंने डिफाइन किया है कि एक वेरिएबल है जिसकी जो आईडी है वो आईडी एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। नीचे गया, मैंने यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट दी, क्या वैल्यू दी, आईडी, आईडी की वैल्यू क्या है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में देनी पड़ती है वैल्यू, वैल्यू क्या है, वैल्यू है डॉलर आई, डॉलर आई डी तो वैल्यू वेरिएबल है। गेट एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल्स टू आई डी में आर्ग्यूमेंट देनी 1 2 3 4, मैंने दिए ही नहीं आईडी नंबर, मेरे पास लिस्ट है पर मैंने दिया नहीं है, 7 दूंगा तो उसकी परमानेंट हो जाएगी, तो मैंने दे दिया ये वेरिएबल आईडी। वेरिएबल आईडी की आईडी तो है कुछ, मैंडेटरी भी है पर अभी तक डिफाइन नहीं है, तो फिर मैंने कह दिया कि ये तू सेव करके रख, मैं नीचे डिफाइन करता हूँ, मैंने दे दिया आई डी इज इक्वल्स टू 1, तो इससे 1 का डेटा यहाँ पे आई डी के साथ में 1 आर्ग्यूमेंट 1 आ जाएगी, आई डी इज इक्वल्स टू 2 हो सकता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारी हो जाएगी तो क्या होगा समझो। मैं भी पहले यही सोचता था कि अगर ये जो तुम सोच रहे हो कि अगर ये हम इतना क्यों कर रहे हैं कि हम पहले, मैं कह रहा हूँ कि मैं वो है, फिर वो कह रहा है कि वो है, तो मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि मैं ए इज इक्वल्स टू बी हो रहा है, बी इज इक्वल्स टू सी हो रहा है, तो मैं ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू सी क्यों कर रहा हूँ, मैं ए इज इक्वल्स टू सी डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैं आईडी को वेरिएबल बना रहा हूँ, फिर वेरिएबल की को आर्ग्यूमेंट 1 दे रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आईडी में आर्ग्यूमेंट 1 क्यों नहीं दे सकता, मैं सोचता था कि क्यों नहीं है। फिर मेरे को पता चला कि जब बड़े पैमाने पे आप जाते हो ना, तो जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल अकाउंट का, कि यार मेरे पास आईडी तो बहुत सारी पड़ी है, मैंने एक जेसोन फाइल बना दी आईडी 1 से लेके 10 15 तक की, सबके लिए सेम क्वेरी कर दूंगा, सबके लिए अगर जो भी अपने अकाउंट डिटेल मांगेगा सबके लिए सेम क्वेरी होगी, लेकिन वहाँ पे वेरिएबल मैंने लगाया हुआ है, तो जो जेसोन की फाइल है, जेसन की बेस्ड वेरिएबल बेस्ड जो फाइल है, वो यूज़र के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगी और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को मैं अल्टर करके ऐसा कुछ बाईपास करके कर सकूं कि अकाउंट में मेरी डिटेल मैं खुद की निकाल रहा हूं और रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके मेरी आईडी 1 की जगह ABCD की आईडी 5 लगा रहा हूं, तो फिर वाइड और हो जाएगा, या अकाउंट टेक ओवर हो जाएगा, या अकाउंट डिटेल अगर है, अकाउंट एक्सेस के लिए तो टेक ओवर हो जाएगा, अकाउंट डिटेल अगर है तो वाइड और हो जाएगा। समझ आया, इतना सही था। एलाइसिस क्या होते हैं, ये चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, और मैंने बोला था कि मैं तुमको बाद में बताऊंगा, आगे आएगी, कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो बाद बताऊंगा, ये चीज़ अब आ गई है, देखो पढ़ो। एलाइसिस क्या होता है, एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेम नाम के साथ नहीं रख सकते। क्या बोला, बोलने का मतलब ऐसा है, समझो बात को समझो मेरे भाई, कि अगर मेरा नाम ऋषि है तो तेरा नाम ऋषि नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक नाम का पर्सन ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वाला काम नहीं सकता, मतलब डुप्लीकेट तो हुआ नहीं ना, क्योंकि मेरी बॉडी अलग है, मेरा चेहरा अलग है, मेरा नाम ऋषि, तेरा भी नाम ऋषि, तो नाम सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, सॉरी नाम सेम है, पर प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं हो सकती। मेरी प्रॉपर्टी अलग है, मैं अलग दिखता हूँ, मेरा बाल ऐसे है, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरी हाइट ऐसी है, तेरी प्रॉपर्टीज अलग है कि तू कैसा दिखता है, क्या नहीं दिखता है, कैसी दिखती है तू, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। इसीलिए ग्राफक्यूएल एक्सेप्ट ही नहीं करता सेम नाम की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है हमको कि क्वेरी चलाई है हमने, जहाँ पे अलग अलग सेम नाम की अलग अलग प्रॉपर्टीज हम दें। यहाँ पे लिखा हुआ भी एक्चुअली, फॉलोइंग क्वेरी इज इनवैलिड बिकॉज इट ट्राइज टू रिटर्न द प्रोडक्ट टाइप ट्वाइस। गेट प्रोडक्ट 2 बार नहीं चला सकते, प्रॉपर्टीज अलग है लेकिन नाम तो सेम है। तो तू बोलेगा कि अभी तो ऊपर तू ऐसे ही बता रहा था और मेरे दिमाग में यही चल रहा था, अच्छा तो त्रिशी तो कहना चाहता है कि यहाँ पे मैं वेरिएबल लगा दूँ इस तरीके से, वेरिएबल चेंज करना ही भाई, ये एक अलग सीन है, ये एक अलग सिनेरियो है। यहाँ पे हम क्वेरी नेम को 2 बार यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही बार यूज़ कर रहे हैं, यहाँ वेरिएबल को बार बार अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेरी से 2 बार यूज़ हो गया, वहाँ पे वेरिएबल एक जगह यूज़ हो रहा है पर मल्टीपल टाइम, यहाँ पे नेम मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा है, क्वेरी मल्टीपल टाइम यूज़ हो रही है। तो क्या करेंगे इसकी जगह, इसकी जगह बहुत सिंपल सोल्यूशन है, कुछ नहीं करना है, आप इसको डिफाइन कर दो एक अलाइस प्रोडक्ट 1, उसमें ग्रेड प्रोडक्ट आईडी चला दो वापस से, फिर प्रोडक्ट 2 चला दो, फिर सब फिर चला दो। इससे आप रेट लिमिट को भी बाईपास कर सकते हो। कैसे, मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर आपने भेज दी पासवर्ड क्रैक करने के, रेट लिमिट हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया, आप दोनों ट्राई कर सकते हो। कैसे,
मल्टीपल रिक्वेस्ट तूने भेज दी भाई, तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पे ब्लॉक कर देगा वो। उसने डिटेक्ट की कि 5 नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, 10 नंबर ऑफ रिक्वेस्ट विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड आई है, वो ब्लॉक कर देगा। 20 सेकेंड 25 रिक्वेस्ट हुआ अगर तूने 5-10 सेकेंड में भेज दी, वो ब्लॉक कर देगा, डेट लिमिट लगा देगा, ब्रूट फोर्स करके बंद कर देगा। लेकिन मैं एक ही क्वेरी के अंदर अलाइसेस बना बना के बहुत सारे 50 अलाइसेस बना दिए, वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेरीज तो मैं कर रहा हूँ, पर अलग अलग अलाइसेस बना के एक ही क्वेरी के अंदर भेज रहा हूँ, और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी नहीं जा रही ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से ये हमने अलाइसेस बनाए, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, उनके अंदर सेम चीज़ें लिख दी है। मतलब चीज़ें तो ये सेम लिखना है, बट यहाँ पे एक अलाइसेस या फिर वेरिएबल या फिर डिफाइन, मतलब कुछ भी अपनी नॉर्मल भाषा में जिसमें तुम समझ सको, यहाँ पे बोलेंगे तो अलाइसेस से ऑफिशियली उसको यहाँ पे अलाइस हमने कर दिया है कि यहाँ पे हमने अलाइसेस दे दी है अलग अलग, यहाँ पे इसको प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 कर दिया है। ठीक है, सिंपल, जिसका रिस्पॉन्स में मिल गया, प्रोडक्ट 2 का ID 2 है, नाम 2 है, सॉरी नाम फ्रूट ओवरलेस, इसका जो सेक्स वेक्टर है ID 1 है, प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, इस काइंड ऑफ थिंग्स है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंट 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 पढ़ सकते हैं, चलो पढ़ेंगे। अब फ्रेगमेंट्स आर reusable part of query or mutation that contain a subset of fields belonging to associated types. Once defined, they can be included in query of mutation if they are subsequently changed. Change is included in every query or mutation that calls the fragment. एग्जाम्पल यहाँ पे गेट प्रोडक्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल है, प्रोडक्ट इन्फो क्या फ्रेगमेंट के अंदर। एग्जाम्पल फ्रेगमेंट प्रोडक्ट इन्फो ऑन प्रोडक्ट्स ID नेम लिस्टेड, क्वेरी कॉलिंग द फ्रेगमेंट्स क्वेरी, गेट प्रोडक्ट ID 1 हो गई यहाँ पे, प्रोडक्ट इन्फो स्टॉक, इसका रिस्पॉन्स क्या मिला, गेट प्रोडक्ट ID 1, नाम ये है, स्टॉक नहीं है, स्टॉक नंबर 5। अब समझो, तो फ्रेगमेंट क्या होता है, मतलब एक ऐसा डिफाइन करूँ तो फ्रेगमेंट किसी चीज़ को बनाते हो। फ्रेगमेंट बनाने का मतलब कि मैंने यहाँ पे कुछ बना दिया, क्या बनाया, नेम ऋषि, क्लास फर्स्ट, एज 3 इयर्स, और एड्रेस इंदौर। ये 4 लाइन का कोड ब्लॉक मेरे को हर जगह, बहुत सारी मल्टीपल जगह यूज़ करना है। अगर ID दे देते हैं इसमें अपन, तो क्या मैं हर जगह पूरा पूरा ब्लॉक लिखूंगा? नहीं, मैंने इसको बना दिया फ्रेगमेंट रेक्स। ठीक है, एक फ्रेगमेंट बना दिया रेक्स नाम से, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। कहीं पे भी अब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस फ्रेगमेंट का इस्तेमाल कर लूँगा और ये सारी चीज़ें ले लूँगा। अगर भविष्य में मैं मॉडिफाई करता हूँ, नेम की जगह ऋषि की जगह रॉय, तो हर जगह जहाँ जहाँ पे ये फ्रेगमेंट यूज़ हुआ है वहाँ पे चेंज होके ऋषि की जगह रॉय आ जाएगा। अगर मैं एज चेंज करता हूँ, 3 इयर्स की जगह 5 इयर्स करता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे क्वेरी हुई है वहाँ पे इसका म्यूटेशन होकर 3 इयर्स की जगह 5 ईयर आ जाएगा, और ये पूरा एज अ कोड ब्लॉक हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल पे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे दिया गेट प्रोडक्ट क्वेरी। ठीक है, गेट प्रोडक्ट क्वेरी है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट इन्फो जो फ्रेगमेंट है, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन कंटेन है पहले से ही। तो एक एग्जांपल हमने बनाया, फ्रेगमेंट बनाया प्रोडक्ट इन्फो प्रोडक्ट पे, जिसके अंदर हमने ID दिया, नेम दिया, लिस्टेड दिया। ठीक है, फिर हमने क्वेरी करी, ये स्ट्रक्चर बना दिया, क्वेरी हो गई। क्वेरी कर दी हमने, क्वेरी प्रोडक्ट पे बनाया था ना, ऑन प्रोडक्ट बनाया था, ऑन प्रोडक्ट। फ्रेगमेंट तो प्रोडक्ट इन्फो नाम से बनाया, पर कहाँ पे, और प्रोडक्ट पे बनाया। तो गेट प्रोडक्ट हमने क्वेरी चलाई, ID इक्वल्स 1 दे दी, और फिर हमने दे दिया कि प्रोडक्ट इन्फो, अब इसके अंदर जो होगा प्रोडक्ट इन्फो में ID नेम और लिस्टेड है कि नहीं, ये आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ करी कि इसको अपडेट कर दिया स्टॉक करके। अब पहले इसमें ही नहीं था, जैसे बताया ना मैंने पहले, जो तुम चेंज करोगे बाद में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब इसके अंदर स्टॉक भी होगा। देखो रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा तुमको, कि डेटा है, गेट प्रोडक्ट है, ID 1 है, यहाँ पे नेम क्या था वो नेम है, लिस्टेड है कि नहीं वो है, और स्टॉक भी आ गया। तो हाँ, क्या बता रहा था मैं, सॉरी मैं ज़रा चला गया था। तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें बता रहा था, हाँ फ्रेगमेंट्स पढ़ रहे थे हम। तो यही होता है फ्रेगमेंट में, है कि यहाँ पे हमने जो क्वेरी कॉल की थी और उसके अंदर हमने स्टॉक ऐड कर दिया, तो वो स्टॉक भी रिस्पॉन्स पे देगा। तो फ्रेगमेंट का मोटा मोटा ऐसा समझ सकते हो कि ये कोड ऑफ ब्लॉक या कोड ऑफ फील्ड में ऑलरेडी डिफाइंड चीज़ें होती हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आप करोगे और वो पूरी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है, तो आपको पूरा वापस, जैसे अगर मुझे करना होता तो यहाँ पे किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन कभी भी मुझे इंप्लीमेंट करना है प्रोडक्ट इन्फो, तो मैं डॉट 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 करके प्रोडक्ट इन्फो, या फिर यहाँ पे डॉट 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 क्या बनाया था हमने यहाँ पे अभी, रैक्स डॉट 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 रैक्स लिख देता। अब जब अपडेट दिखना उसमें फील्ड ऐड करनी होती, मैं फील्ड ऐड कर देता और काम हो जाता। मुझे पूरा पूरा वापस से कोड यूज़ करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए पूरा ब्लॉक लिखना नहीं पड़ता। तो ये भी इसका काम है एक फ्रेगमेंट का। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, देखो थोड़ा
एंगल चेंज कर लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है भाई कि जैसा मैंने शुरुआत में बताया, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना, नया कनेक्शन बनाना जो लंबे समय तक चलता है। परमानेंट भी हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए, परमानेंट हो सकता है। एक नया कनेक्शन स्टैब्लिश करना जो कुछ चीज़ों के लिए यूजेबल हो, जैसे चैट वाला फंक्शन हो गया, कोलैबोरेटर के साथ एडिट कर रहे हो, या फिर आप गूगल डॉक पे हो, वहाँ पे आपको एक्सेस मिला है और आप गूगल की स्प्रेडशीट पे या डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, या फिर आप मल्टीपल एडिटिंग प्रोजेक्ट्स पे, या फिर आप काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो और कुछ समय के लिए वो सब्सक्रिप्शन वाला काम हो जाता है। ठीक है। इंटरस्पेक्शन ग्राफ क्वेल का बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें जो भी रिक्वेस्ट हम इंटरसेप्ट करते हैं उसका एक स्कीमा प्रोवाइड कर देता है, इंफॉर्मेशन देता है स्कीमा के बारे में। ये आपको एक खुद ही, अगर आपके पास नया वर्जन है अगर आप बबसूट का, तो वो जैसे आप इंटरसेप्ट करते हो रिक्वेस्ट को, तो वो खुद ही आपको वहाँ पे एक ग्राफिकल का रिपीटर में आपको, या जहाँ पे आप इंटरसेप्ट करते हो वहाँ पे आप रिस्पॉन्स के पास में हेक्स वाले के पास में एक नया टैब मिल जाता है ग्राफिकल का, वहाँ पे आप स्कीमा या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं वहाँ पे आप देख सकते हो, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन हमारे काम का है मेन, उसी से तो करना है हमको। ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया क्या होता है, कैसे होता है, काम कैसे करता है। बहुत ज़रूरी था। अगर आपने अभी तक की वीडियो देख रहा हो, वन शॉट वीडियो, अगर आप यहाँ तक हो, पूरा कोर्स देख रहे हो, तो कहीं मत जाना भाई। अगर आप इतना पढ़ के भी जा रहे हो यहाँ से, आपको ग्राफिकल समझ आ गया पूरा, हमारे लिए जो ज़रूरी है वो पूरा आपने पढ़ लिया। अब आगे भाई, सॉरी, तो मैं कह रहा था कि आगे अब हम काम करेंगे तो आपको काम करने में आसानी रहेगी। हम जब बग्स निकालेंगे, समझेंगे, क्वेरीज को इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आसान रहेगा। अगर आप पूरा एक बार में नहीं दिख पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़ा थोड़ा समझ के देखो। इसको पूरा कंप्लीट करोगे तो पूरा ग्राफिकल समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। अब व्हाट इज ग्राफिकल से वापस आ जाओ ओवरव्यू पे। ठीक है। ओवरव्यू से आप वापस वहाँ पे आ गए, फिर आपको आगे काइंड ऑफ थिंग देखना है कि कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। सो ओके, सो ग्राफ तो ग्राफिकल वल्नरेबिलिटी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन के ब्लॉक में जैसे आती है। एपीआई का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन जो फीचर है उससे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करके, उसी का इस्तेमाल करके हम इंट्रोस्पेक्शन से अलग अलग वेरिएबल्स को चेंज करके आइडोर कर सकते हैं, या फिर उसका इस्तेमाल करके हम वहाँ पे रेट लिमिट कर सकते हैं, या काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं वहाँ पे। कहीं पे अगर हो गया तो डिस्क्लोज हो गई इन्फॉर्मेशन, तो वो भी चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफिकल अटैकर्स यूजुअली टेक फॉर्म ऑफ malicious रिक्वेस्ट दैट कैन इनेबल अटैकर टू ऑब्टेन डेटा और परफॉर्म अनऑथराइज एक्शन। यहाँ पे अनऑथराइज एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। आप जो क्वेरी करोगे, आपको malicious रिक्वेस्ट भेज के क्वेरी करोगे तो आपको फिर रिजल्ट भी वैसा मिलेगा। अगर वहाँ पे वल्नरेबल है जो सर्वर है ग्राफिकल का, वो तो ये हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे CSRF का भी एक्सप्लोर कर सकते हो आप। मैंने आपको इसके बारे में CSRF के बारे में तो बताना है नहीं, ये इससे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे समझना है तो समझ लो। वैसे तो कुछ खास है नहीं समझने के लिए इस चार्ट में, बट स्टिल इट मेक थोड़ा बहुत सेंस कि यहाँ पे मेक पेमेंट, चेंज ईमेल, रीसेट पासवर्ड, अपडेट करेंट पर ना, ये सब कुछ कर सकता है GraphQL। और अगर अटैकर ने यहाँ पे कंट्रोल ले लिया तो अटैकर फिर ये सारी चीज़ें कर सकता है। समझ रहे हो कितनी पावर होती है हमारे पास। ठीक है। तो ग्राफक्यूएल का एंड पॉइंट कैसे ढूंढना है वो पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। ग्राफक्यूएल का एंड पॉइंट ढूंढना आसान है। क्वेरीज देख लो, यूनिवर्सल जो होती है। पहले क्वेरी हम ऐसे भेजते हैं, डेटा हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। ये रिस्पॉन्स में मिलेगा आपको, लिखते नहीं, ये रिस्पॉन्स है हमारा, ये क्वेरी है। ठीक है। उसको छोड़ो, ये समझो। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि आपको एंड पॉइंट्स देखना है, तो आप जिस भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर रहे हो, या फिर HTTP हिस्ट्री में अगर यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे हिस्ट्री में देख रहे हो भाई कहाँ गया, यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको जैसे GraphQL API GraphQL ऐसे करके कुछ भी मिलता है तो वो आपका एंड पॉइंट है। बहुत आसान है इसका देखना। ठीक है, सही सर। अब GraphQL यहाँ पे, या फिर API/GraphQL, GraphQL/API, या GraphQL, या फिर इसका आपको वर्जन ज़्यादातर अब आपको देखने को मिलेगा तो GraphQL V1 देखने को मिलता है। मुझे तो ज़्यादातर एंड पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं। ठीक है। तो वो भी मिल सकता है। रिक्वेस्ट मेथड, आप यहाँ पे क्लियरली कहता है कि जो GraphQL है वो सिर्फ पोस्ट, GraphQL के एंड पॉइंट से वो पोस्ट रिक्वेस्ट है, उनको एक्सेप्ट करते हैं विद द कंटेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन/JSON। क्यों? क्योंकि ये CSRF अटैक से बचाता है। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए कि क्या यूज़ करें जो CSRF अटैक फॉर्म करवाता है। समझ गए? तो यहाँ पे जो चीज़ें हम देख रहे हैं इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप गेट रिक्वेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, आप पोस्ट रिक्वेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो विद हेल्प ऑफ ये वाला कंटेंट टाइप XWW फॉर्म फैक्टर
सॉरी URL इनकोडेड, या फिर मल्टी फॉर्म फैक्टर यूज़ कर सकते हो कंटेंट टाइप में। उसके साथ आप पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, गेट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ कुछ अलाउ कर देता है गेट रिक्वेस्ट, वहाँ पे भी डिफर करता है। जब आप करोगे तो आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सप्लॉइटिंग अनसैनिटाइज्ड आर्ग्यूमेंट्स, I think this point you start to look for vulnerability testing arguments is good place to start. ओके आर्ग्यूमेंट के साथ यहाँ पे खेलना है ना, आपको आइडोर यहाँ पे निकालना है। तो इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाले लैब को हम यहाँ पे देख लेते हैं। लैब को नहीं देख रहे तो बता रहा है भाई पढ़ लो इसको, ठीक है पढ़ लेंगे, ओके वी विल डू दैट ना। अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम हैं यहाँ पे फाइंडिंग ग्राफिकल एंड पॉइंट्स। हमने स्कीमा, म्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरसेप्शन, हम यहाँ पे हैं। तो हम वो बेशक पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के प्रोडक्ट लिस्ट का रिक्वेस्ट है। यहाँ पे क्वेरी हमने दी है प्रोडक्ट्स की, इसका आईडी नेम और लिस्टेड है कि नहीं ये बताना है। तो यहाँ पे वही बताएगा ना, सारे प्रोडक्ट्स ला के दे देगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट फिलहाल हमने दी नहीं यहाँ पे, तो ये सभी देगा ना आपको कौन कितने प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आईडी नेम और लिस्ट दे देगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स है। ओके 1 2 4 है, 3 यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 2 और 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनके हमें यहाँ पे नाम और लिस्टेड है कि नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट आईडी 3 है, वो तो मिसिंग है भाई, ये बात तो सही मिसिंग है। हम क्या कर सकते हैं, हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं प्रोडक्ट आईडी 3। अगर फ्लॉ निकला तो हमको प्रोडक्ट आईडी 3 जो कि नहीं दिखाना चाहिए वो हमें आ जाएगी। यहाँ पे आप देखो लिस्टेड ट्रू है, यहाँ पे लिस्टेड फॉल्स है, बट फिर भी हम देख सकते हैं कि लिस्टेड फॉल्स है, इसी वजह से हम नहीं देख पा रहे। लिस्टेड ट्रू होती तो हमको दिखती। तो हम आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करके आईडी 3 को हम आईडी 3 डाल सकते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देके, और हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, और यहाँ पे लिस्टेड नो लिखा था, फिर भी हमने यहाँ पे लिस्ट करके चेक कर लिया, सिंपल सी बात है। अब स्कीमा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखना है, तो इंट्रोस्पेक्शन पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है जिससे आप स्कीमा इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन प्रॉब रिक्वेस्ट क्या है, क्वेरी दी है, ये गेट रिक्वेस्ट एक्चुअली स्कीमा, और ये ऐसे करके है ना, मतलब ये लिखा भी यहाँ पे ऐसा जाता है, पर गेट रिक्वेस्ट में भी ऐसा लिखते हो आप। ये तो मतलब लाइन बाय लाइन भी इसको लिख सकते हो, एक लाइन पे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। फुल इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी चलानी है तो ये उसका स्कीमा है, आप देख लो ऐसे चलाते हैं। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बबसूट के अंदर आप किसी भी रिक्वेस्ट को करते हो तो यहाँ पे हैक्स के बाद ग्राफिकल का आपको ऑलरेडी मिल जाता है, एंड देन यहाँ पे आपको ग्राफिकल का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, वहाँ पे आप गेट इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी पे क्लिक करके वहाँ से कर सकते हो। तो जब हमारे पास ये सब सुविधा है तो हम क्यों इतनी सारी चीज़ों को याद रखें। पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप याद कर सकते हो, अंदाज़ा लगाने के लिए कि क्या क्या इसके अंदर फील्ड्स और क्या क्या टाइप्स इसके अंदर और क्या क्या कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। आप ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। विजुअलाइजिंग इंट्रोस्पेक्ट ज़रूरत नहीं है, बस बताना जो ज़रूरत है वो तो मैं बताऊंगा इसे खुद ही पढ़ के। विजुअलाइजिंग इंट्रोस्पेक्शन रिजल्ट्स, ग्राफिकल विजुअलाइजर है यहाँ पे, उसको देख सकते हो आप, पर फिलहाल मैंने अभी इसको नहीं यूज़ किया तो मैं भी नहीं कर रहा, मैन्युअली करूँ। इवन अप इंट्रोस्पेक्शन इज एंटायरली डिसेबल, अगर हाँ ये देख लो इंट्रोस्पेक्शन अगर एंटायरली डिसेबल्ड है, स्टिल आप उसकी इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, अगर वो डिसेबल है फिर भी कैसे आप देख पाओगे कि ये है नहीं। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इंटरसेप्ट करो रिक्वेस्ट को, ग्राफिकल पे जाओ, राइट क्लिक करके ऑप्शन पे, वहाँ पे इंटरसेप्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर वो काम नहीं करता तो एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम फिलहाल देखो, नीचे देख के बताता हूँ मैं पढ़ के, या फिर रिक्वेस्ट को करके बताता हूँ कि वहाँ से देख के आप कर सकते हो। इसके लिए तो मेरे को रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करनी पड़ जाएगी, मैं बताता हूँ, आगे आगे बता रहा हूँ आपको, आएगा भी सही इसमें और मैं बताऊँगा भी सही तुम्हें। ये सजेशन क्या दे रहा है, डिसेबल स्ट्रक्चर्स फीचर्स अपोलो, जैसे एंटायरली डिसेबल है उसको भी हम कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। पर यहाँ पे देखो कि अगर आप अपोलो ग्राफिकल प्लेटफॉर्म है वो आपको क्वेरी सजेस्ट भी कर देता है, हाँ, कि अगर आपने प्रोडक्ट इन्फो लिख दिया और पूरा नाम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको क्या देगा कि क्या आपका मतलब है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन स्ट्रीट, क्या भी यूज़ करना चाहते हैं, हाँ कर देना, मिल जाएगा। जैसे आपने अटैकर हो भाई, फिर भी तुमने गलत लिख दिया, क्या गलत लिख दिया कि तेरी 12 की ढेर, तुमने लिख दिया ABCD, पूरा था ABCDEF, वो कह देगा कि क्या आपका मतलब ABCDEF है तो हाँ यस दबाए, नहीं है तो नो दबाए। तो वो सजेशन भी दे देता है, वो बता रहा है, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ही हम अटैक कर सकते हैं। ये मैंने तो अभी नहीं इसके बारे में बताया आप लोगों को, बट स्टिल आप क्लैरवोयंस एक टूल है जो ऑटोमेटिकली सजेशंस और देख लेता है कि स्कीमा के अंदर क्या क्या सजेशंस हैं, क्या क्या रिकवर कर लेता है कि क्या क्या इसके अंदर टाइप्स एंड एंट्रीज एंड नेम्स हैं, एंड वो आपको बता देगा निकाल के एक्सट्रैक्ट करके। तो आप
यूज़ कर सकते हो। अगर इंट्रोस्पेक्शन डिसेबल्ड है तो भी आप इसके टूल की मदद से कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप इसके बारे में ट्यूटोरियल देखो, या फिर मैं बना दूंगा एक ट्यूटोरियल, आप मुझे कमेंट करना, तो उसके बारे में हम देख सकते हैं, ताकि आसान हो जाता है। थोड़ा बहुत ऑटोमेशन वाला काम होगा कि आपको मैनुअली नहीं देखना, आपको खुद ही करके निकाल के दे देगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे ये नोट देख लो, ये जो मैंने बताया था कि बब स्कैनर ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है सजेशन एज अ पार्ट ऑफ स्कैन, इफेक्टिव सजेशंस आर फाउंड, बब स्कैनर रिपोर्ट्स एज ग्राफिकल सजेशंस इनेबल इशू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लैब है सॉल्व करने के लिए। पहला हम लैब की लिंक कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लैब भी साथ साथ में सॉल्व करते जा रहे हैं और टॉपिक्स को साथ साथ में समझते हैं। इस लैब में हमें कहा है कि ब्लॉक पेज फॉर दिस लैब कंटेन्स अ हिडन ब्लॉक पोस्ट दैट हैज अ सीक्रेट पासवर्ड टू सॉल्व द लैब, फाइंड द हिडन ब्लॉक पोस्ट एंड एंटर द पासवर्ड। ये मे भी वैसा है जैसा हमने पीछे कहीं पढ़ा था कि आई डी इज इक्वल्स टू 1 2 3 थी और कोई मिसिंग थी, है ना। हमने ये पढ़ा था इंट्रोस्पेक्शन के पहले, या कहीं पे ये रहा मिसिंग प्रोडक्ट आईडी, सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होने वाला है। देखो ये 1 2 4 है, काइंड ऑफ आईडी जो मिसिंग है वो अलग हो सकती है, पर जो चीज़ है वो तो सेम ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको लैब को एक्सेस कर लेते हैं और ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो ये लैब है और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, पहले प्रॉक्सी पे इंटरसेप्ट ऑन कर देते हैं, रिलोड करते हैं इसको एंड फॉरवर्ड करते हैं ग्राफ वीवर। क्वेरी है यहाँ पे और ब्लॉग पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको हम रिपीटर पे ले लेते हैं एंड बाकी कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। ओके, मैं पोस्ट देखूँ तो पोस्ट में कुछ मिल जाए हमें। स्पीड पोस्ट आईडी 2 है, यहाँ पे ग्राफिकल का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं दिख रही रिक्वेस्ट कोई। ओके, ये रही एक रिक्वेस्ट है जिसके अंदर id इज इक्वल्स टू 2 दी गई है। ओके, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि HTTP हिस्ट्री में कि हमारे पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट जो API/GraphQL वर्जन 1 2 काइंड ऑफ थिंग छूट नहीं चाहिए। जैसे कि आई फ्रेम API ये अलग चीज़ हो गई, ठीक है। खैर वो तो आया ही, जो होस्ट है वो यूट्यूब है, अलग है, तो वो अलग हो जाएगा। हमें जो चाहिए उसके हिसाब से ये रिक्वेस्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हाँ। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट जो है जिसमें आईडी, ये भी हम ले चुके हैं। ओके, हम ऑलरेडी इनको रिपीटर में ले चुके हैं, तो रिपीटर में आ जाते हैं, ठीक है। और हम अलग अलग टैब अगर देखें खोल के तो वी विल गेट टू नो कि क्या है। चलिए, तो पहला यहाँ पे एक पोस्ट ID 2 है, ठीक है। इसको मैं सेंड करके देखता हूँ। ओके आ रहा है यहाँ पे, पैराग्राफ, डेट, ऑथर, टाइटल, इमेज मिल रहा है हमको पोस्ट नंबर 2 का। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए हिडन ब्लॉक पोस्ट एंड एंटर द पासवर्ड चाहिए। यहाँ पे कोई पासवर्ड की फील्ड नहीं दिख रही। हम सॉरी, हमें देखिए गलत रहे ना, हम इस पे चेक करते हैं ना। खैर दोनों पे सेम रिजल्ट आना है, क्योंकि अगर एक पोस्ट पे नहीं है तो सभी पे नहीं होगा। तो हम इसको अब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट का आपके पास ऑप्शन आना चाहिए अगर आपके पास लेटेस्ट है तो। फिलहाल मैं बबसूट का कम्युनिटी वर्जन ऑन करूँगा, क्योंकि प्रो वर्जन मेरा पुराना है, इसके अंदर ग्राफिकल नहीं आता। पर आपके पास नया वर्जन है 2024.1 के बाद से आई थिंक होगा, तो वहाँ पे मिल सकता है। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और चलते हैं कम्युनिटी वर्जन पे। तो यहाँ पे मैं कम्युनिटी वर्जन के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देखो स्क्रीन पे, ये भी लेटेस्ट 2025.1.5 है, ठीक है। ये दैट इज़ द लेटेस्ट वन, बट ज़रूरी नहीं कि आपको यही वर्जन यूज़ करना। अगर आप 2024 पॉइंट के सीरीज़ के आसपास वाले कोई वर्जन पे हो तो वो वहाँ पे भी आपको ग्राफिकल का पैनल दिख जाएगा। जैसे ये रिक्वेस्ट, हमारे पास 2 रिक्वेस्ट थी, हमने भेजी थी, ये दोनों पे हमको दिख रहा है। यहाँ पे ID इज इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे हमारा ब्लॉग पोस्ट के सभी हैं, और ये होम पेज का था ग्राफिकल हमने जो कैप्चर किया था। यहाँ पे ग्राफिकल का आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाओगे तो यहाँ आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे ID इज इक्वल्स टू 2 वाले पे आप यहाँ पे सिलेक्ट किया होगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक पैराग्राफ्स अलग अलग मिलेंगे, इमेज, टाइटल, ऑथर, डेट, पैराग्राफ यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको पासवर्ड की फील्ड नहीं दिख रही। ID इज इक्वल्स टू 2 की जगह मैं 3 कर भी दूंगा, मुझे दिख जाएगा, लेकिन पासवर्ड नहीं दिखेगा। पासवर्ड देखने के लिए हमने ये जो पहले रिक्वेस्ट कैप्चर की थी, ये वाली गेट ब्लॉग समरीज ऑल ब्लॉग पोस्ट, इसके अंदर हमें यहाँ पे इसकी इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। तो इंट्रोस्पेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे सीखा था, मैंने बताया था इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो उसमें स्कीमा जो है वो मिल जाती है हमको कि कैसी होती है। उसको करने के लिए आपको बस ये रिक्वेस्ट पे लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ग्राफिकल पे जाना है और सेट इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी पे क्लिक करना है।
अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे हैं जहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी काम नहीं कर रही, तो वहाँ पे आप सेट लेगेसी इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी कर सकते हो ओल्डर वर्जन के लिए। अभी हम फिलहाल यहाँ पे इसके साथ जाएंगे इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी के साथ, और यहाँ पे ये सेंड कर देंगे हम वैल्यू, तो हमें पूरा यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इसके अंदर फील्ड्स है। तो यहाँ पे देखो फील्ड नेम डिस्क्रिप्शन या जिस है ओके। यहाँ पे कोई पासवर्ड नाम की फील्ड है क्या? हाँ, पासवर्ड तो नहीं पर पोस्ट पासवर्ड नाम की फील्ड ज़रूर है। तो मैं इस फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और हम फील्ड अपने पहली रिक्वेस्ट के ग्राफक्यूएल पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है भाई साहब, हो गया। अब मैं भेजता हूँ तो मुझे id इज इक्वल्स टू 2 का पोस्ट पासवर्ड दिखना चाहिए, नल है। ठीक है, id इज इक्वल्स टू 3 मिसिंग है, हमें 3 चाहिए। id इज इक्वल्स टू 3 सेट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, पोस्ट पासवर्ड ये मिल गया हमको। इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने लैब पे। सोल्यूशन सबमिट करने में हम पासवर्ड सबमिट कर देते हैं, और ये हमारा जो लैब है वो सॉल्व चुका है। तो अब हमने ये लैब सॉल्व कर लिया, बारी है दूसरे नंबर लैब की। तो इसकी भी हम लिंक कॉपी करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और हमने ये सेटअप जमा लिया है। अब यहाँ पे ये लैब क्या बोल रहा है कि एक्सीडेंटल एक्सपोजर ऑफ प्राइवेट ग्राफिकल फील्ड्स, यहाँ पे प्राइवेट ग्राफिकल फील्ड्स का एक्सपोजर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक्सीडेंटली कैसे? यूज़र मैनेजमेंट फंक्शंस इस लैब में ग्राफिकल के एंड पॉइंट की तरफ से हो रहा है। ठीक है, तो ये भी यूज़र मैनेजमेंट है, हमारे यूज़र का यूज़र आईडी पासवर्ड एंड अकाउंट वाला काम, वो सारा जो ग्राफिकल है वो अपने एंड पॉइंट से देखता है। ठीक है, इस लैब में एक एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी है, जहाँ पे हम एक एपीआई को हम इंड्यूस कर सकते हैं, एपीआई को यूज़र के क्रेडेंशियल फील्ड्स को लीक करने के लिए। ठीक है, उससे हम रिवील कर सकते हैं। लैब को सॉल्व करने के लिए हमको एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करना है और कार्लोस को। मोटा मोटा हमें यहाँ पे जो फ्लॉ है इसके अंदर ऑलरेडी यूज़र मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर, जो कि ग्राफिकल एंड पॉइंट्स हैं, तो एपीआई यहाँ पे ग्राफिकल की यूज़ हो रही है, तो उसकी मदद से हमको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड निकालना है और कार्लोस नाम के यूज़र को डिलीट करना है। तो हम एक्सेस कर लेते हैं लैब को। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है, और अब हम चलते हैं प्रॉक्सी पे एंड देन टर्न ऑन द इंटरसेप्शन एंड हम यहाँ पे रिलोड करते हैं इस पेज को। कोई क्रेडेंशियल दिया हुआ है क्या हमें? नहीं, यहाँ पे कोई लॉगिन क्रेडेंशियल्स तो नहीं दिए हुए हैं, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ खास यहाँ पे एपीआई वाले रिक्वेस्ट यहाँ पे है नहीं। तो मैं फॉरवर्ड ऑल कर देता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, माय अकाउंट पे जाके चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट काम कर रहा है, तो मे बी यहाँ पे जो माय अकाउंट वाला फंक्शन है वो शायद मे बी वो कर जाए, क्योंकि यूज़र मैनेजमेंट यहाँ पे है। तो ग्राफिकल का एंड पॉइंट भी हमें यहीं पे देखने को मिलेगा। मैं फॉरवर्ड एक एक सिंगल फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे ग्राफिकल का एंड पॉइंट मिल चुका है। तो यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को मैं रिपीटर पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये ग्राफिकल है, यहाँ पे म्यूटेशन लॉगिन वाला, ठीक है, ये काम आ सकता है हमारे। इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं, रिपीटर पे चलते हैं, एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे ग्राफिकल पे आप टैब पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा म्यूटेशन लॉगिन इनपुट टोकन सक्सेस। यहाँ पे हमारा यूज़र नेम है और हमारे पास पासवर्ड है यहाँ पे। तो ये हमें रिस्पॉन्स में सक्सेस फॉल्स दे रहा है। अगर सक्सेस ट्रू हो जाए तो हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, उसके हमें ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पे ग्राफिकल पे जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड कर देंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो म्यूटेशन वाला है, ऑब्जेक्ट ब्लॉग पोस्ट, ओके, रिस्पॉन्स नेम इमेज, ओके ओके, टाइटल है, ऑथर है, ऑथर के बाद डेट है, समरी है, नॉनल। ठीक है, तो हम रिस्पॉन्स पे क्लिक करके ग्राफिकल पे क्लिक करके सेव ग्राफिकल क्वेरी टू साइट मैप पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी जो ग्राफिकल की क्वेरी है जो हमें चाहिए बाद में चेक करने के लिए, वो साइट मैप पे सेव हो जाती है। आप साइट मैप पे जाओ, यहाँ पे इतने सारे हैं, उसमें से आपको अपना लैब सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे फायरफॉक्स पे जाते हैं और 03B वाला जो लैब है हमारा, 03B ये रहा, इस पे चलते हैं और यहाँ पे अलग अलग ग्राफिकल की रिक्वेस्ट है। यहाँ पे एक जेसन की रिक्वेस्ट है जिसके अंदर म्यूटेशन लॉगिन इनपुट हमने दिया था। ओके, एक यहाँ पे है टाइटल, समरी, आईडी इसके अंदर आईडी दी हुई है, मे बी हो सकता है, या फिर चेंज ईमेल। यस, ओके ओके, ठीक है। और दूसरी ग्राफिकल देखते हैं, यहाँ पे इनपुट है एंड यहाँ कुछ और है, आईडी इज इक्वल्स टू 0। ओके, ट्राई शायद कर सकते हैं, मे बी और मे नॉट बी। लेट्स ट्राई वन सम मोर थिंग। यहाँ पे माई अकाउंट पे कुछ नहीं है, लॉगिन पे भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है यहाँ पे आईडी 0 दिया हुआ है, तो इसको एक बार रिपीटर पे ले लेते हैं। ठीक है, गेट यूज़र आईडी, ओके,
गेट ब्लॉग पोस्ट तो नहीं, यूज़र चाहिए हमें, तो यूज़र वाला एक हमें GraphQL का मिल चुका है और आई थिंक वही है जो हमें चाहिए। म्यूटेशन मेल चेंज करना ये तो हमें चाहिए नहीं। ओके, हम पहले इससे ट्राई कर लेते हैं, फिर कुछ और चेक करेंगे। तो अभी ये जो हमने लगाई है जिसमें क्वेरी है यूज़र आईडी, गेट यूज़र आईडी। ओके, तो GraphQL पे चलते हैं, सेंड करके देखते हैं क्या हो रहा है। गेट यूज़र नल, ओके, आईडी इस 1 करके देखते हैं, मे बी एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी 1 हो सकती है। हाँ, ये देखो, तो हमें यहाँ पे सक्सेसफुल मिल चुका है एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं पासवर्ड, यहाँ पर डाल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, लॉगिन करके एक बार चेक करते हैं। और हमारा जो यूज़र नेम है वो चेंज, सॉरी, यूज़र नेम चेंज है, मतलब हम एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, मतलब कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टास्क है मेन वो कार्लोस को डिलीट करना है, तभी हमारा जो लैब है सॉल्व होगा। तो कार्लोस को डिलीट किया और लैब हमारा सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो ये अभी आपने देखा कि कैसे प्राइवेट ग्राफक्यूएल के पोस्ट को देखा जाता है, कोई फील्ड जो ऑलरेडी हिडन है उसको कैसे चेक करते हैं इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी के साथ में, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको फील्ड्स दिख जाती है। दूसरा है कि आप कैसे प्राइवेट डेटा, प्राइवेट फील्ड्स को देख सकते हो। अब यहाँ पे ये सीन है कि अब हम सीखने वाले हैं कि बाईपास कैसे करते हैं इंट्रोस्पेक्शन डिफेंसेस को। अब यहाँ पे आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे हमेशा, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आपको अलाउ भी कर देगा या ये जो भी कर देगा। तो आपको कैसे बाईपास करना है, वो कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हम वो चीज़ें यहाँ पे आप देखने वाले हैं। देखो, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी नहीं ले पा रहे हो क्वेरीज के थ्रू रन करने के थ्रू एपीआई में, तो आप एक स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो स्कीमा के बाद में। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो स्पेस, न्यू लाइंस, कॉमाज यूज़ कर सकते हो, जो कि ग्राफिकल इग्नोर कर देता है, पर उस पर कोई फ्लॉ नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है हमारे पास स्कीमा की, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी विद न्यू लाइन, क्वेरी क्वेरी स्कीमा अंडरस्कोर क्वेरी टाइप, ये रिजेक्ट कर देगा, काम नहीं करेगा। मतलब कर सकता है, पर अगर नहीं ना करे तो क्या कर सकते हैं, हम एक अल्टरनेट रिक्वेस्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मेथड के द्वारा के ऊपर डिसेबल किया जा सकता है। हम एक गेट रिक्वेस्ट ट्राई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट के अंदर ही हम जो कंटेंट टाइप है हमारा उसको यूआरएल इनकोड कर सकते हैं। देखो ऐसे, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजी हुई है, पोस्ट नहीं है, अभी यहाँ पे गेट है, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट में आपको यूआरएल में ही चीज़ें डालनी पड़ती है, आपने एक्सेस पढ़ा है तो आपको पता होगा। यहाँ पे ग्राफक्यूएल लिखा, क्वेरी लिख दिया, स्कीमा लिख दिया, यहाँ पे हमने इसको यूआरएल इनकोड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया हमने। अब व्हाट इज़ द स्पेशल कैरेक्टर, देखो, तो ये जो हमने यूआरएल इनकोड किया है इसको, ये हमने इनकोड करके लिखा हुआ है, ये गेट, ठीक है, यूआरएल, ये यूआरएल फॉर्म में, यूआरएल इनकोड में। अब इसको आप डिकोड करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये क्वेरी है ना, स्कीमा, क्वेरी टाइप, ये वो। यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो कि इनकोड करते टाइप %0 एक हमने यूज़ किया है, ये चीज़ क्या है, ये कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का यूज़ करके आप इसको बाईपास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लैब है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लैब है हमारा, एक हिडन ग्राफिकल एंड पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। User management functions for this labs are powered by hidden graphical endpoint. You won't be able to find this endpoint by simply clicking pages in the site. The endpoint also has some defense against introspection. लैब को सॉल्व करने के लिए कार्लोस को डिलीट करना है हमको, मतलब एडमिन का एक्सेस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप नॉर्मली जैसे पोस्ट वगैरह या होम पेज लोड करा, वहाँ पे हमको ऐसा डायरेक्ट ग्राफक्यूएल का एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। और जो इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी करने का जो प्रोसेस था वो भी थोड़ा अब यहाँ पे ट्रिकी हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा डिफेंस लग गया इंट्रोस्पेक्शन पे, आप आसानी से डिफेंस इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे इंट्रूडर पे जाऊँ या फिर प्रॉक्सी पे, हिस्ट्री को पहले क्लियर कर देते हैं हम, ठीक है। हिस्ट्री क्लियर कर दी, मैं इसको रीलोड करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कि हिस्ट्री में मेरे पास क्या कोई या तो ग्राफक्यूएल की रिक्वेस्ट या फिर एपीआई की, एपीआई ग्राफक्यूएल, ग्राफक्यूएल एपीआई, ऐसे कुछ भी करके कुछ ना कुछ तो मेरे पास आ जाए। मैं वापस पोस्ट पे देखता हूँ तो यहाँ पे फिर देखो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। सो दिस आर सम काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन में मैं कुछ भी ऋषि लिख देता हूँ, ऋषि लिख देता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे फिर वापस कुछ भी अभी भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। नीचे आओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है फिलहाल यहाँ पे मैं। ओके, तो ये गेट रिक्वेस्ट है हमारे पास, चल, ओके, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको अपने रिपीटर पे ले लिया और यहाँ पे गेट एपीआई कर दूँ, एपीआई ग्राफक्यूएल करके कुछ भी हमको इसे चेक करना है कि क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक, ओके, यहाँ पे क्वेरी नॉट प्रेजेंट दे रहा है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह ग्राफक्यूएल लिख के भेजूँ, नॉट फाउंड दिखा रहा है।
मतलब एपीआई में कुछ है ना, क्वेरी नॉट प्रेजेंट, ये कह रहा है क्वेरी प्रेजेंट भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ मिल सकता है। तो एक काम करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं पहले, 2-3 टेस्ट करने के लिए अच्छे से, और उसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन पे। ठीक है। अब ओके, तो अब यहाँ पे एपीआई तो मिल गया ना हमें, बट स्टिल हमें यहाँ पे कोई ग्राफक्यूएल का एंड पॉइंट नहीं मिला है, इट इज़ ओनली एपीआई। तो हम एक बेसिक चीज़ यूज़ करेंगे क्या, यहाँ पे अगर मैं ये जो चीज़ हमने देखी थी ना अभी इसमें, इसी को पूरा मैं ले लूँ, जो कि यूआरएल इनकोडेड क्वेरी स्कीमा क्वेरी निकालती है ना, यही है बेसिकली क्वेरी स्कीमा क्वेरी टाइप नेम वगैरह, इसको एक्सट्रैक्ट करेगी, इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमने ज़ीरो ए लगाया हुआ है, ऑलरेडी इन्होंने लगा के दिया है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप इसकी जगह कुछ और भी कर सकते हो। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं फ़िलहाल अभी इसी का यूज़ करके, अगर यहाँ पे सॉरी, ठीक है, तो मैं अगर ये क्वेरी भेजता हूँ, तो नॉट फाउंड बता रहा है, ग्राफ क्यूएल में जाएंगे, ठीक है भाई, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, बेच के देखते हैं ना एक बार क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, गेट क्वेरी पे ये कह रहा है कि भैया नहीं, फाउंड नहीं हुआ, नॉट फाउंड। तो मैं एक बारी यहाँ पे कुछ ट्रिक करके देखूंगा क्या। तो यहाँ पे हमें एक वो चलानी पड़ेगी क्या, इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी। इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी चलाने के लिए यहाँ पे देखो, अगर मैं एपीआई करूँ ना, क्योंकि हम एपीआई से स्टार्ट किया था हमने, तो शायद कुछ मिल जाए हमको। क्वेरी नॉट प्रेजेंट, अच्छा, पीछे नॉट फाउंड आ रहा था, अभी क्वेरी नॉट प्रेजेंट आ रहा है, ये एक अच्छा साइन हो सकता है हमारे लिए कि क्या है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ का कोई नाम नहीं है। ठीक है, हम इसको एक अलग तरीके से बनाते हैं, देखो, ये क्वेरी इंटरसेक्शन स्कीमा क्वेरी नेम टाइप म्यूटेशन सब्सक्रिप्शन टाइप डायरेक्टिव नेम डिस्क्रिप्शन आर्गुमेंट फ्रेगमेंट हमने कर दिया। ठीक है, इसको गेट के रिक्वेस्ट में बनाना है, तो आप चैट जीपीटी पे चले जाओ, किसी कन्वर्टर पे चले जाओ, इसको एक गेट रिक्वेस्ट के यूआरएल इनकोड करके लिख लो। अगर इतना भी नहीं हो रहा तो सीधा जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, अपना लैब खोलो, लैब के सोल्यूशन में जाओ। ठीक है, तुम्हें देख लेना चाहिए, अगर इफ़ यू डोंट नो, रियली डोंट नो, देन यू शुड थिंक, तो यहाँ कहीं मिलेगा, आई थिंक यही होगा, हाँ, मे बी। तो ये हमारा एक इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी है, जो करेंगे तो क्वेरी नॉट प्रेजेंट हो हमको वही दिखाएगा, अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि मॉडिफाई करके एक न्यू लाइन कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी कर सकते हैं, चलो वही ले लेते थे, इसमें दिया हुआ है क्या, यहाँ परसेंटेज ज़ीरो है, तो ये कैरेक्टर हम यहाँ पे कर लेते, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज ज़ीरो ए लगा दिया। ठीक है, अब सेंड करते हैं, अभी भी क्या बता रहा है, क्वेरी नॉट प्रेजेंट। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू, और हम क्या कर सकते हैं भाई। ओके, यहाँ पे आई थिंक मैंने 2 बार पे लगा दी, इसको हटा देते हैं, एपीआई को भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आया है, क्या रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे, मैसेज इनवैलिड सिंटैक्स इनकाउंटर्ड, देयर आर एक्स्ट्रा tokens in the text that have not been consumed of ending token nested level 84, कॉलम 1 लाइन 84 पे ये एरर थ्रो कर रहा है। तो मैं ग्राफिकल पे जाऊंगा, और रिस्पॉन्स को इसमें जाके, सॉरी, इसको जाके, आई कैन डू दैट हियर राइट नाउ, बट व्हाट इफ वी जस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्वेरी साइड मैप पे नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं भेज पा रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक देयर वाज अ प्रॉब्लम, तो मैंने इसको वापस हटा के लिख दिया है, एंड नाउ इट्स लुक प्रिटी गुड। और आप यहाँ पे अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमें काइंड ऑफ थिंग्स, यहाँ पे हमारी जो इंट्रोस्पेक्शन करी सक्सेसफुल हो चुकी है। राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, सेव ग्राफिकल क्वेरीज टू साइड मैप पे क्लिक कर दो, टारगेट पे जाके तुम यहाँ पे ग्राफिकल पे देखना। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ बहुत सारे, तुम पहले डिलीट कर दिया करो ताकि इतना जंक ना रहे हमारे इसमें। यहाँ पे ढूंढो हमारा लैब, ये रहा, शायद यही लैब है ना हमारा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा जो तुम्हें अलग दिखे, एपीआई क्वेरी हमने लगाई है भी है ये क्वेरी। ओके, लॉगिन, लॉगिन माय अकाउंट, प्रोडक्ट आईडीज है यहाँ पे, तो ओके, रिसोर्सेस है, शेयरिंग है, और भी चीज़ें हो सकती हैं आप। सो ओके, एपीआई क्वेरी, तो यहाँ पे आप ग्राफिकल ढूंढो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ग्राफिकल आईडी, ग्राफ म्यूटेशन, ये हो सकता है शायद, डिलीट ऑर्गेनाइजेशन, हमें करना क्या है, देखते हैं क्या करना है हमको। हिडन एंड बर्न डिलीट कार्लोस, अच्छा, कार्लोस डिलीट करना है, तो म्यूटेशन डिलीट ऑर्गेनाइजेशन यूज़र इनपुट, मे बी ये हमारे काम की चीज़ हो, तो इसको रिपीटर पे ले लेते हैं, एंड ग्राफिकल में चेक करते हैं, म्यूटेशन इनपुट, डिलीट ऑर्गेनाइजेशन यूज़र इनपुट, यूज़र आईडी। ओके, सेंड करते हैं। अच्छा, अभी इसकी पहले हमें यूज़र आईडी भी चाहिएगी ना, तो यूज़र आईडी क्या दी क्या यहाँ पे, ठीक है, नहीं दी, तो
क्या करें, एक एक करके चेक करेगा यूज़र आईडी। ठीक है, हाँ 2 कर लेते हैं। या फिर हम यहाँ पे यूज़र आईडी विनर है ये, तो कार्लोस की पीटर हो गया ये तो, कार्लोस। ठीक है, तो हमने ये जो कार्लोस की यूज़र आईडी डिलीट कर दी। हमारा जो लैब है वो भी आई थिंक हाँ सक्सेसफुल सॉल्व हो चुका है। लेट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, बाईपासिंग रेट लिमिटिंग यूजिंग एलाइसिस। अब क्या तुम्हें पता है एलाइसिस क्या होते हैं? आई थिंक तुम्हें बताना चाहिए, और अगर नहीं पता तो पढ़ो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एलाइसिस। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि मैं तुम्हें कुछ और चीज़ बताऊंगा कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से तुम बार बार सेम में रिपीट नहीं कर सकते, बट तुम्हें फिर भी वो करना है तो कैसे करना है, मतलब एलाइसिस आप बना सकते हो कि जैसे जब आप रेट लिमिट को बाईपास करना चाहते हो और आपको सेम चीज़ बार बार करनी है, बट आप बचना चाहते हो उस प्रोसेस से कि आपका रेट लिमिट ट्रिगर ना हो जाए। एनालिसिस का मतलब ये है कि आप किसी भी सेम चीज़ को अलग अलग रूप में लिखो। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, तो यहाँ पे यूज़र 1 हो, अब मैंने लिख दिया है गेट यूज़र और आईडी 1 कर दी। अब यूज़र 2 है, तो मैंने सेम चीज़ रन करी, गेट यूज़र आईडी, बस यहाँ पे आईडी 2 कर दी। ठीक है, यूज़र आर हो सकता है, इसमें गेट यूज़र, ठीक है आईडी, हाँ आईडी उसकी हो सकती है 3, और ऐसे करते करते हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइसेंस हो गया। अब इसको रेट लिमिट में कैसे यूज़ करते हैं, देखो आपको इतना तो पता है कि ग्राफक्यूएल में मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेम नेम के साथ वो नहीं रख सकता ग्राफक्यूएल कभी भी। ठीक है, ओके, तो अभी 3:28 हो रहे हैं सुबह के। टाइम दिखाऊँ तुम्हें, देखो देख लो क्या टाइम हो रहा है, लगभग सुबह के 4 बजने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी मेरी अब हल्की सी डाउन है, वरना सब ठीक है। ठीक है, तो बाईपास रेट लिमिटिंग यूजिंग एलाइसिस। अब ग्राफक्यूएल किसी भी प्रॉपर्टीज को मल्टीपल टाइम सेम नेम के साथ नहीं रख सकता। मतलब कि मेरे पास कोई नाम है, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, तो नाम को भी अलग होना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टीज अलग अलग है तो नेम सेम नहीं रख सकते आप, उसको डिफरेंट होना पड़ेगा। तो यार फिर ऋषि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे हमारे रेट लिमिट बाईपास में? आसान है, बहुत आसान है, सिखाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे जब आपको ब्रूट फोर्स करना हो, ठीक है, इंट्रूडर वाला टास्क करना हो, ब्रूट फोर्स वाला टास्क करना हो, रेट लिमिट वाला टास्क करना हो, तब एलाइसिस बहुत काम आता है। एक अलायस बना के आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग रिक्वेस्ट को एक अलायस में कर सकते हो। तो जो रिक्वेस्ट जैसे मैं करूँगा कि यूज़र इक्वल्स टू 1, तो मैं नोट पैड में समझाता हूँ। यूज़र क्या कौन है, 1, पासवर्ड 4, यूज़र 1 पासवर्ड 3, यूज़र 1 पासवर्ड 6। अगर मैं रिक्वेस्ट बार बार अलग अलग भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेट लिमिट लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इस चीज़ का यूज़ करते हुए एक अलायंस बना दूँ जो कि एक सिंगल रिक्वेस्ट जाएगी, तो ये मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे जाती जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर नीचे कर दूँ तो ये मल्टीपल रिक्वेस्ट बन गई। अब ये लगभग 5 7 8 रिक्वेस्ट के साथ बाद ये मान लो रेट लिमिट लग गई। अब यहाँ पे हम अटक गए, अब रेट लिमिट कैसे करें, बाईपास कैसे करेंगे, ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मैं एक अलायंस बनाऊं, अलायंस की मदद से सारी रिक्वेस्ट एक ही में करके, एक कंटेनर समझ लो कि कंटेनर बनाया, एक रिक्वेस्ट के अंदर सारी भेज दी। जो भी इसमें से कंडीशन ट्रू होगी वो हमारा काम हो जाएगा, और साथ ही साथ रेट लिमिट को भी बाईपास कर दिया, ब्रूट फोर्स भी हो गया हमारा। इसी तरीके से काम कर, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कि many endpoints will have some sort of rate limiter in place to prevent brute force attacks. Some rate limit work based on number of HTTP request, के number of HTTP request कितनी रिसीव हुई है, ऑपरेशंस कितने परफॉर्म हो रहे हैं उसके बजाय कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, 5 रिक्वेस्ट, 10 रिक्वेस्ट, 20 रिक्वेस्ट, 25 रिक्वेस्ट, बस स्टॉप लगा देंगे। वहां पे आपने चला दिया एक साइकिल के 25 रिक्वेस्ट अगर एक साथ आ जाए, उसके बाद आप रिक्वेस्ट मत ले जाना, तो वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को कैप्चर करता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन को कैप्चर नहीं करता है। आप एक रिक्वेस्ट के अंदर 10 ऑपरेशन लगा दो, सेम चीज जो आप 10 रिक्वेस्ट में कर रहे थे उस 10 रिक्वेस्ट को एक रिक्वेस्ट के अंदर डाल के भेज दो, तो वहां पे पहले भी 10 ऑपरेशन हो रहे थे, अभी भी 10 ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन वहां पे 10 रिक्वेस्ट अलग अलग जा रही थी और 10 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जा रही है और भले 100 ऑपरेशन परफॉर्म हो तो भी रेट लिमिट ट्रिगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन है उसकी कि भाई वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के हिसाब से, नंबर ऑफ ऑपरेशन या नंबर ऑफ टास्क कितनी परफॉर्म हो रही है, नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी हो रही है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, समझ गए? उस हिसाब से ये भी चीज़ है। देखो भाई, अब यहाँ पे इस चीज़ का हम फायदा उठाएंगे कि अब ग्राफक्यूएल में इसको आप देखोगे तो हम एक एक क्वेरी अलग अलग में बार बार भेजूँ, एक क्वेरी फिर दूसरी क्वेरी फिर तीसरी क्वेरी फिर चौथी पांचवी करते करते मैं
25-30 क्वेरी भेजूँ तो मे भी ग्राफिकल में रेट लिमिट हो, वहाँ पर ट्रिगर हो जाए मेरी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को, नंबर ऑफ क्वेरीज को देख के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एलाइसिस का यूज़ करके सारी क्वेरी को एक रिक्वेस्ट में सिंगल टाइम में भेज दूँ। तो ऑपरेशंस तो अभी भी 40 मैंने भेज दी उसके अंदर करी, तो 40 बार रन होगा, लेकिन रेट लिमिट ट्रिगर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस देख रही है और वहाँ पे तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट देख रही है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट परफॉर्म हुई है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी इन्होंने दिया है कि क्वेरी इज वैलिड डिस्काउंट कोड इंटीजर होगा, वैलिड डिस्काउंट कोड कोड होगा, ठीक है। ये वही जो ऊपर हमने पहले पढ़ा था, क्या, वेरिएबल वाला काम, ठीक है। कि ये डिस्काउंट कोड, कोड की वैल्यू हमारे पास वेरिएबल कोड है और वेरिएबल कोड की वैल्यू इंटीजर है। डिस्काउंट टू वैलिड डिस्काउंट सेम चीज, कोड कोड होगा, ये वैलिड होगा। वैलिड डिस्काउंट 3 4 5 6 करके 100 वैलिड कर दूं मैं, कि 100 डिस्काउंट, डिस्काउंट नंबर 5 7 8 9 10 11 12 13 14 149, ठीक है। इस वैलिड डिस्काउंट भी सेम रहेगा, कोड कोड की जगह का वैलिड रहेगा और यहाँ पे इंटीजर हमारी वैल्यू रहेगी वेरिएबल में। तब यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स को बाईपास करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को भी टेस्ट कर लिया जाए। और सीखो भाई, ग्राफिकल तो अच्छी चीज़ है, फिर हम बाद में CSRF सीखेंगे, अभी यहीं तक सीखते हैं, ठीक है। अभी इतना परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पे सब चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ, हिस्ट्री क्लियर कर लेता हूँ यार, काफ़ी प्रॉब्लम देती है फिर बाद में। टारगेट में भी मैं सोचा था कि सारे टारगेट यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँ, सिर्फ इस टारगेट को छोड़ के यहाँ पे डिलीट कर दूँ, फिर दूसरे टारगेट फिर हमको प्रॉब्लम देते हैं। या फिर आप यहाँ पे स्कोप पे जाके ऐड कर लिया करो टारगेट, मस्त बढ़िया रहेगा। टारगेट ऐड कर लो और उसके सब डोमेन भी इनेबल कर दो, तो फिर बाहर ही आलतू फालतू जो चीज़ें तुम्हें परेशान नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, बाईपासिंग ग्राफिकल ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक यूजर लॉगिन मैकेनिज्म है, दिस लैब पावर्ड बाय ग्राफिकल एपीआई एंड पॉइंट हैज अ रेट लिमिटर दैट रिटर्न्स एन एरर इफ रिसीव टू। अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट रिसीव हुई तो यहाँ पे रेट लिमिटर ट्रिगर हो जाएगा और वो एरर जनरेट करेगा, ठीक है। अगर सेम ओरिजिन से कुछ कम समय में बहुत सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे गई तो इस लैब को सॉल्व करने के लिए हमें लॉगिन मैकेनिज्म को ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा और कार्लोस के आईडी में साइन इन करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ऑथेंटिकेशन लैब पासवर्ड की लिस्ट है पासवर्ड सोर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक टिप दी कि लैब रिक्वायर यू क्राफ्ट अ लार्ज रिक्वेस्ट दैट यूज अलाइसेस टू सेंड मल्टीपल लॉगिन्स एट सेम टाइम। यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल लॉगिन रिक्वेस्ट सेम टाइम पे भेजने के लिए हमें एक लार्ज रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि अलाइसेस का यूज़ करती हो। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है अगर हम मैन्युअली बनाने जाएं। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि हम एक स्क्रिप्ट का यूज़ करें रिक्वेस्ट को बनाने के लिए। तो हम एक अपनी कस्टम स्क्रिप्ट बना सकते हैं या फिर इन्होंने खुद ने एक स्क्रिप्ट दी हुई है, ठीक है। द बिल एग्जांपल जावास्क्रिप्ट बिल्ड्स अ लिस्ट ऑफ अलाइसेस करस्पॉन्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन लैब पासवर्ड एंड कॉपीज द रिक्वेस्ट टू योर क्लिपबोर्ड। यहाँ पे क्या करेगा कि ऑथेंटिकेशन लैब पासवर्ड की लिस्ट बना देगा जो है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन पासवर्ड लैब पासवर्ड की जो लिस्ट है उसको ये हमारे क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर देगा। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ कंसोल में ये जो स्क्रिप्ट दी हुई है इस स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है, तो सारे जितने भी हमारे पास है वो सब कुछ कॉपी हो जाएंगे। तो मैं इन सबको क्लिक करके कॉपी कर लूँगा, ठीक है, मतलब पूरा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हम कर लेंगे। लैब को एक्सेस कर लेते हैं पहले और इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हाँ भाई, कम से कम टाइम तो हमारा कंज्यूम जो हो रहा है वो बच जाएगा। तो मैं फ़िलहाल तो इसको एक नोटपैड पे उतार लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल A कॉपी करके हम काम अपना कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। टिप को बंद कर लेते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है लैब और बहुत ज़ोर से आ रही नींद, लगभग बजने वाले हैं 4, 3:50 तो हो चुके हैं। बट हम इसको ख़त्म कर ही लेंगे आज और अच्छे से सीख के जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलते हैं माय अकाउंट पे और यहाँ पे मैं ऋषि लिख देता हूँ, ऋषि लिख देता हूँ। और मेरे को पता है कि यहाँ पे हम ये वाला काम करना है ब्रूट फोर्स यहाँ पे, तो ये यहीं पे लॉगिन है, तो यहीं पे मेरे को ग्राफिकल क्या कुछ भी रिक्वेस्ट मिलने वाली है। जैसे ये ग्राफिकल यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब ये ग्राफिकल मिल गया है, ये म्यूटेशन वाला, तो बस ये इसी से काम है हमको, तो इसी को रिपीटर पे ले लिया हमने। क्यों फिर हम समय को बर्बाद करें और इधर उधर भटकते रहें, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बार भेज के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। डेटा टोकन ओके सक्सेस हो गया है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स बता रहा है, मतलब लॉगिन फॉल्स है। यहाँ पे रिक्वेस्ट तो सक्सेस गई है लेकिन लॉगिन वहाँ से फॉल्स दिखा रहा है कि भाई गलत हो, तो यू आर इनवैलिड। हमें यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, टिप के अंदर एक चीज़ दी गई थी। क्या चीज़ दी गई थी भाई टिप के अंदर? ये ये इससे ये हमारे क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर देगा,
तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम क्या करें कि हम एक अलाइस बनाएं, अलाइस जिसके अंदर ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाए सारा हमारा स्क्रिप्ट रन करके, कंसोल के अंदर स्क्रिप्ट रन करें और सारा जो भी है हमारा क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाए। फिर हम रेट लिमिट का अलाइस का यूज़ करके हम सारी रिक्वेस्ट एक साथ एक रिक्वेस्ट में भेज दें। और फिर हम चेक करें कि जहाँ पे सक्सेस होता है दिखाई देगा सभी यूज़र्स के लिए, और जिस यूज़र के लिए सक्सेस के साथ में ट्रू होगा शायद, या फिर कुछ और भी हो सकता है, ट्रू सक्सेस या फिर जो भी, मतलब यहाँ पे डिफरेंट दिखेगा, मे बी शायद वो पासवर्ड हमारे पास सही हो। क्या है यहाँ पे सीन की, ये जो यूज़र है उसको आप समझ लो कार्लोस, और पासवर्ड चेंज होता जाएगा, यूज़र सेम रहेगा पासवर्ड चेंज हो जाएगा, यूज़र वन कार्लोस, ठीक है, यूज़र वन, यूज़र हो गया कार्लोस, सेम टू सेम यूज़र कार्लोस। तो यहाँ पे कार्लोस जो है यूज़र वो सेम रहेगा, लेकिन पासवर्ड सिर्फ बदलता जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये अलायस वन हो गया, ये अलायस टू हो गया, ये थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, ये से ये नंबर चेंज कर सकते हैं हम ना, 8 4 3 1 4 9 5 8 6 तो ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। ये तो समझ आ गया, लेकिन अब ये जो हम रिक्वेस्ट बनाएंगे अलायसेस की कैसे बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से एक बार टिप खोल लेते हैं वापस और इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। Lab requires craft a large request that uses aliases to send multiple login attempts at the same time. As this request could be time consuming to create manually, I recommend you to use a script to build the request. The build example JavaScript builds a list of aliases corresponding to our list of authentication lab password and copy the request to your clipboard. Okay, हमें यहाँ पे ब्राउज़र ही ओपन करना है, ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाना है, कंसोल टैब में स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद क्या जनरेट हो जाएगी क्या? ठीक है, करते हैं एक बार ट्राई। देखो मैं भी आप लोगों के सामने लाइव करने वाला हूँ जो भी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चले गए और इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल पे जाके यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे हम अलाउ पेस्टिंग लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग वॉज कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो चुकी है, अब क्या यहाँ क्या सेंड करना है भाई, क्या बताओ तो सही। ठीक है, तो ये हमने क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर लिया है, और मैं यहाँ पे भेजूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ठीक, यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स ट्राई, यहाँ भाई ये तो वही बकचोदी आ गई है। ठीक है, हम यहाँ पे ठीक है, तो ये जो कॉपी हुई ना हमारे पास सारी रिक्वेस्ट पासवर्ड और ये सब जनरेट करके, इसको मैं पहले अपने नोट पैड पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आई थिंक नोट पैड पे सही नहीं लगेगा, तो मैं लाइन वाइज नहीं दिखेगा, सब लाइन पे लेते हैं इसको। ठीक है, लगभग 600 लाइन, 600 पासवर्ड है क्या? नहीं, 600 पासवर्ड्स नहीं, 150 200। ठीक है भाई, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे सारी जो चीज़ है देखो, यहाँ पे ब्रूट फोर्स लॉगिन इनपुट हुआ है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, यूजर नेम कार्लोस। ठीक है, पासवर्ड, फिर पासवर्ड है, ये सब मेरे पास पूरी लिस्ट जनरेट हो चुकी है। इसको पूरे को कॉपी करेंगे ना, और लेट्स से यहाँ पे म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन लॉगिन को अगर मैं रहने दूँ, आई थिंक लॉगिन नहीं म्यूटेशन हो, मे बी म्यूटेशन लॉगिन हो। लेट्स ट्राई द बोथ थिंग, म्यूटेशन लॉगिन हो, और मैं यहाँ पे ब्रेसेस ओपन कर दूँ यहाँ पे इसके भाई के, तो ये कर दिए, ये एग्जिट ले लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया भाई, और लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस, ओके दिखा रहा है यहाँ। ठीक है, ओके, फॉल्स 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 फॉल्स, तो ये सक्सेसफुल तो हो गया हमारा कि सारी जो लिस्ट है वो काम करेगी म्यूटेशन से। और म्यूटेशन लॉगिन पे हमने करके करा, यहाँ पे हमको फॉल्स बता रहा है, मैं डायरेक्ट सर्च अगर कर लूँ ट्रू, जिस पे ट्रू होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या कहते हैं इसको, टोकन है ना, ट्रू टोकन है। ठीक है, ब्रूट फोर्स 19, ब्रूट फोर्स 19 नंबर का जो ब्रूट फोर्स अटैक था वो सक्सेस हो चुका है, वो ना वो इसका टोकन है और वो सक्सेस हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स 19 देखूँ, तो 8, ओके, 18 23 22 20 19 ये रहा। तो हमारे पास जो कार्लोस का यूज़र नेम वो कार्लोस है, और पासवर्ड जो है वो ये आ गया। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, और यहाँ पे कार्लोस लिख देते हैं, यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं, और लॉगिन करके एक बार हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमने जो कॉपी किया है। ठीक है, ठीक है, हाँ अब हुआ कॉपी, और लॉगिन होना चाहिए, हो गया। ठीक है, एक बार थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ कि हमने एक्चुअली किया क्या।
हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास ब्रूट फोर्स बाईपास करना था, तो हमारे पास लिस्ट तो नहीं थी, हम अब या तो कस्टम स्क्रिप्ट से लिस्ट बनाए या फिर कहीं से मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास टिप थी, टिप में ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट को हमने रन किया तो हमारे पास एक जीती जागती एक स्क्रिप्ट तैयार हो गई एलाइसिस की। ठीक है, एनालिसिस का कंसेप्ट आप समझ गए। तो ये सारी रिक्वेस्ट, मान लो मेरे पास 100 अलग अलग पासवर्ड्स थे, मैं 100 रिक्वेस्ट भेजता, ये मेरे को ब्लॉक कर देता। मैंने क्या किया, एनालिसिस लिया, एक ही के अंदर सारे, एक रिक्वेस्ट के अंदर सारी क्वेरी डाल दी मैंने, एक ही में सारी क्वेरी डाल दी, एक ही बार रिक्वेस्ट जाएगी, ऑपरेशंस जितनी क्वेरी डाली उतने क्वेरी रन होगी, ऑपरेशन उतने रन होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यूजर नेम तो कार्लोस था, बार बार पासवर्ड चेंज करने थे, और जिसका हो जाएगा टोकन उसका सक्सेस देख रहे थे, ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, उसका टोकन निकाल रहे थे। अब यहाँ पे ब्रूट फोर्स लॉगिन, हमने इसको कॉपी किया और हमारे पास एक लॉगिन करने की रिक्वेस्ट थी, ये लॉगिन रिक्वेस्ट थी यहाँ पे। ठीक है, इससे हम लॉगिन कर रहे थे म्यूटेशन लॉगिन से। हमने क्या किया कि इसी को मॉडिफाई किया ग्राफकेल पे जाके, और सब चीज़ें हटा दी, सिर्फ म्यूटेशन लॉगिन रखा। और हमने लॉगिन के बाद हमें अपनी पूरी की पूरी जो भी हमको मिली थी, क्या मिली थी हमको, जितने भी कॉम्बिनेशंस मिले थे हमने पूरे एलाइसिस इसके अंदर डाल दी और हमने इसको सिंपल रन कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे रन किया, सारे रन हो गए। अब जिसका हमको सबका टोकन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है और ब्रूट फोर्स का नंबर मिल रहा है, हमने देखा कि भाई जिसका ट्रू होगा मतलब वो सचमुच ट्रू सक्सेस हो चुका है लॉगिन। तो हमने देखा कि यार भाई ट्रू हुआ नंबर 19 का, तो हमने यहाँ से नंबर 19 निकाला और देखा कि इसका पासवर्ड तो टेलर था, टेलर कॉपी किया और हमने पासवर्ड लेके वहाँ पे लॉगिन कर लिया। तो हमने ब्रूट फोर्स यहाँ पे कर दिया विदाउट गेटिंग दी एक्चुअल थिंग। ठीक है, हमें बिना रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को इंक्रीज किए, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हमने सारी क्वेरीज एक साथ भेज दी, ये इससे हमने रेट लिमिट को बाईपास कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लास्ट चीज़ है, ठीक है, अभी ये 20-25 मिनट आखिरी शायद लगेंगे, तो लगेंगे वरना उतना भी नहीं लगेगा टाइम। ये लास्ट है, ये है ग्राफक्यूएल CSRF। ठीक है, CSRF को पता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ठीक है, और मैं टाइम दिखाऊं तो मैं टाइम 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 लेट्स सी द टाइम, क्या हो रहा है, 4:05, सुबह के 4:05 हो रहे हैं भाई, देख लेना। ठीक है, सो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फोर्जरी, सॉरी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट forgery, CSRF vulnerabilities enable an attacker to induce users to perform actions that they did not intend to perform। मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्ट CSRF क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट forgery, उसमें क्या होता है कि यूजर को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, उसको पता भी नहीं होता कि जिसने उसको जो चीज़ करने के लिए भेजी वो क्या कर रहा है, वो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और वो किस इरादे को वो किस मिशन को सक्सेस कर रहा है, अटैकर के किस किस बताए हुए रास्ते पे वो चल रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं होता, वो बस कर देता है, उसने कर दिया, उसने अच्छा है गलत है क्या है क्या उसको पता ही नहीं क्या किया, बस उसने कर दिया। ऐसा CSRF में होता है। अभी एक मैलिशियस वेबसाइट, क्या लिखा है भाई, दिस इज डन बाय क्रिएटिंग अ मैलिशियस वेबसाइट दैट फॉर्जेस अ क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट टू वल्नरेबल एप्लीकेशन। ओके, ग्राफिकल कैन यूज वेक्टर फॉर CSRF। यहाँ पे ग्राफिकल का यूज करके हम CSRF का भी यूज करेंगे, ग्राफिकल का भी यूज करेंगे, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के यहाँ पे एक ग्राफिकल CSRF अटैक परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे CSRF वल्नरेबिलिटी कहाँ पे आ सकती है, कहाँ पे, वहीं पे आ सकती है जहाँ पे ग्राफिकल एंड पॉइंट है वो वैलिडेट नहीं हो रही हो, उसके कंटेंट टाइप रिक्वेस्ट कि जहाँ पे कोई CSRF टोकन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा CSRF टोकन का, या फिर हो भी रहा हो, यहाँ पे CSRF टोकन जनरेट भी हो रहा है तो उस तरीके से वैलिडेट ना हो रहा हो, उसको बाईपास कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट जो कंटेंट टाइप यूज करती है एप्लीकेशन जेसन का, वो सिक्योर होती है हमारे जो CSRF अटैक है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो अटैकर तो अब ये कर नहीं पाएगा, अगर विक्टिम उस मैलिशियस वेबसाइट को विजिट भी कर ले तो भी अटैकर वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो तो भाई एप्लीकेशन जेसॉन यूज करेगी और वो तो भाई उसको सक्सेसफुली सिक्योर कर लेगा। लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है, वो मेथड क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, गेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट या फिर कोई ऐसे रिक्वेस्ट जिसका जो कंटेंट टाइप हो वो ये हो, XWW फॉर्म URL एनकोडेड हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस चीज से क्या है कि काम बन जाता है। यहाँ पे क्या है, वेयर दिस इज द केस अटैकर्स मे बी एबल टू क्राफ्ट एक्सप्लॉइट्स टू सेंड मैलिशियस रिक्वेस्ट टू द API। ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ ही एक्स्ट्रा लिखा है, अब देख लो, द स्टेप टू कंस्ट्रक्ट अ CSRF अटैक एंड डिलीवर एंड एक्सप्लॉइट द आर द सेम फॉर GraphQL बेस्ड चीज़ें फॉर रेगुलर CSRF वल्नरेबिलिटीज। हाँ, जो रेगुलर CSRF वल्नरेबिलिटी के लिए हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं, बनाते हैं अटैक, सेम टू सेम इसके लिए भी वैसा ही अटैक बनाना है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं होता है।
तो चलिए इस लैब को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इतना भी कुछ खास है नहीं, है तो सही, देखो थोड़ा बढ़िया है ये लैब, बाकी सबसे थोड़ा बेटर है। देखो ये सब नॉर्मल है, आप माय अकाउंट पे जाओगे, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, क्रेडेंशियल हम देख लेते हैं कुछ दिए हुए हैं क्या। विनर पीटर, विनर पीटर एंटर किया। पीटर भाई क्या सही तो डाला सब, ठीक है। यहाँ मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रॉक्सी पे जाऊँगा और यहाँ पे अगर मैं मेल एड्रेस चेंज करके कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ भेजता हूँ, तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ हिस्ट्री को ताकि बताने में आसानी हो। ईमेल आईडी अपडेट करूँगा तो यहाँ पे देखो ग्राफ क्यूएल की रिक्वेस्ट गई है। दिस इज़ द ग्राफ क्यूएल रिक्वेस्ट जो यहाँ पे गई हुई है, और इसको हम ले लेंगे रिपीटर पे, ठीक है। अब हमें ग्राफ क्यूएल के रिपीटर को ही करना है, हमें एग्जैक्टली यहाँ पे XWW URL फॉर्म, URL इनपुट पे इसको CSR अटैक परफॉर्म करना और मेल आईडी चेंज करवानी है हमारे सर्वर पे, एक्सप्लॉइट सर्वर पे करके जो भी हमारा विक्टिम है उसकी। तो म्यूटेशन वाली जो है फील्ड तो वो तो वही है, तो उससे तो क्लियर पता चल रहा है हमको यही रिक्वेस्ट हमको कैप्चर करनी थी, क्योंकि इस रिक्वेस्ट में तो आप देखो म्यूटेशन चेंज ईमेल एड्रेस आईडी वाला मामला है। अब मैं इसके डुप्लीकेट बना लेता हूँ भाई, ठीक है। अब हम पहले काम करते हैं यहाँ पे। अब चूंकि हमें URL किस फॉर्म में चाहिए हमको, हमें चाहिए यहाँ पे URL encoded and therefore vulnerable to cross-site scripting format, ठीक है। कंटेंट टाइप हमें वैसा चाहिए। यहाँ पे मैं कंटेंट टाइप देखूँ, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन JSON, URL encoded वाला नहीं है। तो मैं इसके रिक्वेस्ट को चेंज कर देता हूँ, 2 बार चेंज करूँगा। देखो चेंज रिक्वेस्ट मेथड पे क्लिक किया, गेट रिक्वेस्ट हो गई। अब मैं इसको एक बार फिर से वापस चेंज करूँगा रिक्वेस्ट मेथड को, तो अब तुम देखो यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन हो गया URL encoded, लेकिन इसके अंदर हमारी क्वेरी गायब है अभी। हमारे पास ये जो क्वेरी है ये पूरी गायब है। अब इस क्वेरी को लो, यहाँ पे क्वेरी इज इक्वल्स टू कर दो, इसको चेंज करके यहाँ पे क्वेरी सेमीकोलन हटा के क्वेरी इज इक्वल्स टू करके यहाँ पे ब्रेसेस करके कर दोगे तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी बन जाएगी पूरी, जिसको हम URL एनकोडेड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बनानी है हमें। देखो तो हमने यहाँ पे क्या करा, क्वेरी ली है, यहाँ पे क्वेरी ली, क्वेरी इज इक्वल्स टू म्यूटेशन चेंज ईमेल, बाकी सब एज इट इज़ है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमने किया नहीं, बस एंड 2 बार यूज़ किया है। ऑपरेशन नेम चेंज ईमेल एड्रेस एंड वेरिएबल, यहाँ पे आप हैकर की जगह कुछ भी सकते हो, मैं ऋषि लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको जब आप ये और इनकोडेड कर दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ये नहीं समझ आ रहा फिर भी आपको कि कैसा है, तो आप सिंपल अभी रेफरेंस के लिए जब आपको शुरुआत पहली बार करना, आप सोल्यूशन पे जाओ, सबसे नीचे इस खोलो, ये इसको कॉपी कर लो और पूरा ब्रेक डाउन करो। नहीं समझ आ रहा कैसे ब्रेक डाउन करना है, ये समझो इनकोडेड में कन्वर्ट करो। परसेंटेज 21 का 29 का मतलब क्या होता है, 7B का मतलब 0%, 0A का मतलब क्या होता है, प्लस 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 का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों को सर्च करो। या फिर वो भी नहीं हो रहा अलग अलग, तो चैट GPT पे पूरा प्रॉम्प्ट दे दो कि भाई तुम मुझे इसको डिकोड कर लो। आप या तो उसको डिकोड कर लो इंटरनेट वेबसाइट पे कहीं पे भी जाके, या फिर अगर आपको इसका समझना है कि क्यों हमने यूज़ किया है, तो ये हमने इसी को जो एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी ना ये वाली, इसी को हमने अल्टर किया है अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो आप ब्रेक डाउन कर लो चैट GPT से, वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल आ चुका है हमारा पूरा ये। तो अब मैं यहाँ पे नीचे क्वेरी लगाऊंगा, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं पूरा, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे आप देखोगे ऊपर मेरे पास अब ग्राफ क्वेल का टैब भी आ चुका है, ये देखो। ओके, यहाँ पे हैकर @ ये मैंने एज इट इज़ रहने दिया है जैसा यहाँ पे है सोल्यूशन पे, ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको समझाने के पर्पज़ के लिए कही है। अगर आप चाहते हो एक्सप्लेन करना तो मैं वो भी कर देता हूँ। यहाँ पे म्यूटेशन कर रहे हैं हम, म्यूटेशन करते ही हैं, किसी भी चीज़ में म्यूटेशन करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन करने का अर्थ क्या निकलता है, कि म्यूटेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं। चेंज ईमेल एड्रेस कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। हमने इनपुट को एक वेरिएबल डिफाइन किया डॉलर का साइन लगा के, ठीक है। चेंज ईमेल इनपुट, अब चेंज ईमेल इनपुट का हमने जो वैल्यू दी इनपुट इज इक्वल्स टू डॉलर, मतलब हमने वेरिएबल दिया और वेरिएबल हमने नीचे डिफाइन किया है हमारा इनपुट ईमेल हमारा क्या है यहाँ पे hacker@hacker.com, ठीक है। तो ये वही उसको फिक्स कर देगा, ठीक है। अब इसका आगे CSR पे टैग आप कैसे परफॉर्म करते हो, बहुत आसान, आप लोगों को पता ही है। एंगेजमेंट टूल पे जाते हैं हम, है ना, और यहाँ से CSRF की POC जनरेट कर लेता हूँ। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको इसके अंदर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे CSRF जनरेटर का यूज़ कर लेता हूँ, CSRF जनरेटर। मैं यहाँ पे भी प्रोफेशनल वर्जन का यूज़ नहीं कर रहा था, इस वजह से हो रहा था, ठीक है। और जनरेट POC फॉर्म कॉपी किया मैंने यहाँ से HTML पूरा। मैं गया यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाऊँगा, बॉडी में कर दूँगा स्टोर और सबमिट करूँगा। तो मेरी मेल आईडी
इनवैलिड वेरिएबल्स, एक सेकेंड भाई, क्या मेरी मेल आईडी चेंज हुई है? नहीं हुई है, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो मैं एक बार फिर से इसको करके देखता हूँ भाई, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई होगी। मैं यहाँ पे हैकर की जगह हैक कर देता हूँ। और क्या हो गया भाई, व्हाट हैपेंड? हमारी पीओसी जनरेट नहीं हो रही। क्यों पीओसी जनरेट नहीं हो रही भाई? वाई? शिट, लेट्स जनरेट दिस। तो हम जैसे यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ पूरा HTML बॉडी। हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। और क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे बॉडी में, ठीक है, 1 2 3 4 कर ऐसा करते हैं, स्टोर कर लेते हैं हम, और डिलीवर इट टू विक्टिम कर देते हैं। सॉल्व हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। मैं खुद इसको एक बार देखता हूँ करके, इनवैलिड वेरिएबल बता रहा है। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये भी चेंज करके देख लिया, एंड आई एम नॉट गेटिंग कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मे बी सब कुछ इश्यू हो जिस वजह से अभी ये लैब सॉल्व दिखा नहीं रहा हो, बट आपको ये सेम चीज़ करनी है ना, आपका डेफिनेटली ये लैब सॉल्व हो जाएगा। एंड स्टिल इफ़ यू गेट एनी एरर देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी मदद करूँगा आपकी, कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्वेरी है वो मैं रिजॉल्व कर दूँ। तो इस तरीके से आप ये वाला लैब भी सक्सेसफुल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा जो ग्राफक्यूएल वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसके सारे लैब सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो है, जो प्रिवेंशंस एंड थिंग्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए आप जब सजेस्ट करते हो एज अ डिफेंडर। बट हम यहाँ पर अटैकर की नज़र से देख रहे हैं तो हमें इतना ज़रूरी नहीं है, बट आप एक नॉलेज के लिए इस सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। सो गाइस, इतना ही था अभी के लिए, एंड आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत समय देकर मैंने इसको बनाया है, एंड आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस। एंड जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। एंड स्टिल अगर आपको कोई रिप्लाई ना मिले तो आप मुझे IG पे DM भी कर सकते हैं, या फिर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो बस इतना ही था अभी के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट, वी बिलीव।